Hi, this is CA Jyoti Deshwal and I welcome you all to lecture number 4 CA Inter Audit May 2024 and onwards। आपका इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। केबीसी नहीं खेल रहे हैं, हम ऑडिट ही वाले हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 4 है आपकी इस क्लास का। डेमो लेक्चर बोल सकते हो आप, अगर आप इन क्लासेस को यूट्यूब पे देख रहे हो, अगर आपने बैच बाय कर लिया है तो ये आपके लिए लेक्चर नंबर 4 है। एनीवेज ये लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, एक डिस्क्लेमर देती हूँ क्योंकि ये क्लासेस यूट्यूब पे भी ओपन होंगी। अगर कोई बच्चा खुद से सेल्फ स्टडी कर रहा है तो वो बच्चा भी इन क्लासेस को रेफर कर सकता है। ये आपकी ऑडिट की फाउंडेशन क्लासेस चल रही हैं। अभी तक इस लेक्चर तक हमने ऑडिट के सिलेबस में एंटर नहीं किया है। ये फाउंडेशन क्लासेस आपके ऑडिट का सार हैं। ठीक है, तो अगर फॉर वट एवर रीजन्स आप क्लासेस नहीं ले पा रहे हो या नहीं लेना चाहते हो, जो भी आपकी प्लानिंग है, जैसी भी आपकी प्लानिंग है, ठीक है, आपको पता है कि आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया है, तो आप इस ऑडिट के सार को रेफर कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, दिस फाउंडेशन क्लासेस आर गोइंग टू बी अ ग्रेट हेल्प फॉर योर सेल्फ स्टडी। दूसरी बात, अगर कोई बच्चा डेमो लेक्चर समझ के इन क्लासेस को देख रहा है तो मैं एडवाइस करूंगी इस क्लास से आप डेमो लेक्चर देखना मत शुरू करो, लेक्चर नंबर 1 से आप देखना शुरू करो। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 देखो, 2 देखो, 3 देखो, फिर यहाँ पे आओ, क्योंकि हमने बहुत सारी बातें वहां पे बोली है। आपको कैसे पता लगेगा जब तक आप एक सिस्टमेटिक वे नहीं फॉलो करोगे। तीसरी बात, अगर किसी बच्चे को बैच बाय करना है तो बैच बाय करने से पहले आप भी इन डेमो लेक्चर्स को प्लीज देख लो। आप पहले अपना मन बना लो कि जो चीज़ें यहाँ पे आपको सिखाई जा रही हैं आपको वो सूटेबल लगती है, सही लगती है। कई बार ऐसा होता है कि टीचर और बच्चे की ट्यूनिंग नहीं सेट होती है, तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जो मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। ठीक है, अगर मैं कुछ पढ़ा रही हूँ तो आपको उस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। दूसरा, कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि टीचर बहुत ज़्यादा पढ़ा रहा है, कई बच्चों को कम पढ़ना होता है, इन डेप्थ उनको नहीं समझनी होती चीज़ें। सबका अपना अपना आउटलुक है चीज़ों को देखने का। ठीक है, तो आप एक बार डेमो लेक्चर्स देखो, उसके बाद ही डिसाइड करना कि आपको क्लासेस बाय करनी है या नहीं करनी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने जब रिविजन क्लासेस देखी हैं देन दे हैव रीच्ड आउट टू मी, तो मैं उनको भी एडवाइस कर रही हूँ यही बात कि पहले एक बार डेमो लेक्चर देख लो। ठीक है, उसके अलावा आपको बैच से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स चाहिए तो इसी सेम प्लेलिस्ट के अंदर जो पहली वीडियो है वहाँ पे बैच से रिलेटेड डिटेल्स हैं। उसके अलावा कोई आपको बात पूछनी है, कोई आपका डाउट है, व्हाट्सएप पे यू कैन रीच आउट टू मी। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, तो ये सारी बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। और अब वी कैन स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 4। हमारी क्लास का एक रूल है। रूल क्या है? वो रूल ये है कि एनर्जी किसी भी मोमेंट पे डाउन नहीं होनी चाहिए। क्लासेस ज़्यादा लंबी नहीं होती हैं। मैं खुद नहीं एडवाइस करती कि आप ऑडिट को ज़्यादा टाइम तक पढ़ो, क्योंकि ऑडिट पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। ऑल्दो इट इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, बट इन दी एंड जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वो थ्योरेटिकल नेचर की है। एज सच आप इस सब्जेक्ट में कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते, तो आपके लिए वो चीज़ें डल नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से एक तो मेरी एनर्जी बहुत हाई रहती है, दूसरा आप लोगों की भी एनर्जी बहुत हाई होनी चाहिए। तीसरी बात यह है, इसी एक वजह से मैं इन क्लासेस की ड्यूरेशन कम रखती हूँ। और आपको भी अगर पॉसिबल है, मतलब अगर अभी आपके पास टाइम है, मैं इस बैच को रिकॉर्ड कर रही हूँ अक्टूबर में। ठीक है, तो अगर आप अक्टूबर नवंबर के आसपास क्लासेस देख रहे हो तो बहुत टाइम है, आराम से एक दिन में एक ही क्लास लगाओ, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 हम शुरू कर रहे हैं। हम आपके 5 स्टेप मॉडल, जिसमें हम ऑडिट की फाउंडेशन करा रहे थे, उसके स्टेप नंबर 5 पे थे और हमने कहाँ तक अपने वर्ड्स को समझ लिया था, रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस तक हमने समझ लिया था। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से मैं आपको इन्हीं वर्ड्स का मतलब दोबारा से बताऊंगी। जब आप अपना सब्जेक्ट शुरू करोगे ना, आपको ये सारी चीजें टिप्स पे होंगी। ठीक है, इनके मतलब आपको पहले से ही पता होंगे। जब हम आपके सब्जेक्ट में जाएंगे वहां पे हमको कंटेक्स्ट पे फोकस करना है, कंसेप्ट पे फोकस करना है। वर्ड्स भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस वर्ड की क्या रेलिवेंस है वहां पे हम टाइम लगाएंगे, ना कि इन वर्ड्स की डिस्कशन के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहली डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है, इनफैक्ट पहली 2 क्लासेस में जिस चीज़ के ऊपर हमने डिस्कस किया वो था ऑडिट। तो ऑडिट क्या है फटाफट मुझे बता दो। अभी तक तो आपको ये डेफिनेशन आती होगी। मैम क्या आप फिर से कराओगे? मैं क्या करा रही हूँ उस पर ध्यान मत दो, तुम मुझे बताओ कि ऑडिट की डेफिनेशन है क्या। मैम ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है।
क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। किस चीज की इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? आपको चीजें आती हैं, मुझे पता है, मेरे साथ बोलो, किस चीज की इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसकी होंगी? ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसी भी एंटिटी की हो सकती है। किसी भी एंटिटी की हो सकती है, यस, चाहे वो एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, चाहे वो एंटिटी नॉन प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी हो, चाहे उस एंटिटी का साइज बिग हो, स्मॉल हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लीगल फॉर्म, ऑडिट किसी की भी कराई जा सकती है। ये ऑडिट कराई क्यों जाती है, ये एग्जामिनेशन क्यों कंडक्ट कराई जाती है? ताकि आपकी इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर ओपिनियन दिया जा सके। ठीक है जी, ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ओपिनियन कौन देता है? ऑडिटर। इसका मतलब ऑडिटर कौन होता है? जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एग्जामिनेशन करता है। फिर आता था कि ये ऑडिटी कौन होता है? ऑडिटी वो एंटिटी या वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसकी ऑडिट की जाती है। ठीक है, फिर हमने दो वर्ड सीखे, टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट। हमने क्या सीखा? दोनों ही एक फैमिली के मेंबर है। मैनेजमेंट की लेवल थोड़ी सी कम है और आपकी टीसीडब्ल्यूजी की लेवल ज्यादा है। टीसीडब्ल्यूजी आपकी एंटिटी के गोल्स बनाती है, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन सेट करती है, वेयर एज मैनेजमेंट आपके डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर इन्वॉल्व होती है। राइट। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें आती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर इंफॉर्मेशन। मैं इन सारी चीजों को डिस्कस नहीं कर रही हूं क्योंकि बहुत बार इसकी डिस्कशन हो चुकी है। ओके, फिर हमने देखा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसको यूज करके आपकी एंटिटी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, जैसे एएस, इंडेस, आपके आईएफआरएस हो सकते हैं, आपके शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट्स। राइट। तो जिस भी फ्रेमवर्क को यूज करके, जिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यूज करके आपकी मैनेजमेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाती है, उन्हें कहा जाता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। उसके बाद हमने क्या समझा कि दो टाइप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकती हैं, एक आपकी जर्नल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरी स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो चीज आपको आती है, मेरे साथ बोलो, कितने टाइप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकती हैं? दो टाइप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकती है। नंबर 1 इज जर्नल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड नंबर 2 इज स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जर्नल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जो आपके यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कॉमन नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है। फिर आता है स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती है, उन्हें कहते हैं स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे आपकी मैनेजमेंट अपनी इंटरनल पर्पसेस के लिए, इंटरनल काम के लिए, खुद की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएशन करने के लिए अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है तो वो भी कहां पे इंक्लूड हो जाएंगी? आपकी स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। फिर हमने सीखा कि असर्शन क्या होती हैं। असर्शन होती हैं आपकी मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशंस। असर्शन होती है कि आपका क्लाइंट, आपकी मैनेजमेंट जो क्लेम कर रहा है, जो बातें आपकी मैनेजमेंट अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अपनी बैलेंस शीट, अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन शॉर्ट जो भी बातें आपकी मैनेजमेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बोलती है, उन्हें कहा जाता है असर्शन। जैसे कि मैनेजमेंट बोलती है मेरा रेंट कितने का? 20,000 रुपए का। मेरे एसेट कितने के? 1 करोड़ रुपए के। मेरी लाइबिलिटी इतनी। तो ये सारी बातें जो आपकी मैनेजमेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बोल रही है, ये क्या होंगी? आपकी असर्शन होंगी। फिर हमने सीखा कि मैनेजमेंट हमेशा 100% एक्यूरेसी से अमाउंट नहीं लिखती अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। कुछ ऐसी जगह होंगी जहां पे मैनेजमेंट क्या लेती है? अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लेती है। राइट। जैसे कि प्रोविजन बनाना फॉर द बैड डेट। ओके। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमने सीखी थी कि मिस स्टेटमेंट क्या होती है। मिस स्टेटमेंट आपके ऑडिट का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि जो हमारा ऑडिटर है, जो ऑडिटर कौन हो? आप जो चेकिंग कर रहे हो, वो चेकिंग क्यों कर रहे हो? ताकि आप मिस स्टेटमेंट को ढूंढ सको। और मिस स्टेटमेंट का मतलब होता है गलतियां। और गलतियों में भी दो चीज आती हैं, एक आपकी ओमिशन और एक आपकी कमीशन। ओमिशन मतलब अगर आपकी मैनेजमेंट को कोई डिस्क्लोजर देना था, उसने नहीं दिया, वो भी गलती है। कमीशन मतलब आपकी मैनेजमेंट को कोई डिस्क्लोजर देना था, उसने डिस्क्लोजर दिया भी लेकिन वैसे नहीं दिया जैसा आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बोलता है, उसको कहते हैं आपकी मिस स्टेटमेंट। तो कोई चीज करनी थी, मैनेजमेंट ने नहीं करी, और कोई चीज मैनेजमेंट ने करी पर गलत करी, दोनों ही मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन में आएंगी। फिर हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड सीखे जो आपके मिस स्टेटमेंट से ही ड्राइव होते हैं, कि मिस स्टेटमेंट दो टाइप की हो सकती है, एक आपके एरर और एक आपका फ्रॉड। वेरी गुड। एरर और फ्रॉड दोनों ही गलतियां हैं,
डिफरेंस क्या होता है इंटेंशन का। एरर में मैनेजमेंट की कोई भी इंटेंशन नहीं होती वहां पे कि उसको गलतियां करनी है। मैनेजमेंट इनोसेंस है, मैनेजमेंट इनोसेंट है, मैनेजमेंट से गलतियां हो गई, जबकि फ्रॉड में मैनेजमेंट की इंटेंशन होती है। मैनेजमेंट जानबूझकर गलतियां करती है ताकि वो अपने किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कि मैनेजमेंट ने जानबूझकर अपने इनकम को बढ़ा दिया या फिर अपने एक्सपेंस को कम कर दिया इन ऑर्डर टू मिसगाइड द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ऑडिट के इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एरर और आपके फ्रॉड को डिफरेंशिएट करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो ये सब्जेक्ट है वो आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करता है इन रिलेशन टू फ्रॉड। और क्या मिस स्टेटमेंट एरर है, क्या मिस स्टेटमेंट फ्रॉड है, इससे आपका ऑडिटर का ओपिनियन भी अफेक्ट होता है। तो मिस स्टेटमेंट को डिफरेंशिएट करना एरर और फ्रॉड के बीच में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। उसके बाद हमने एक चीज सीखी थी कि हर एक गलती से मेरा ऑडिटर कंसर्न नहीं है। मेरा ऑडिटर सिर्फ मटेरियल मिस स्टेटमेंट से कंसर्न है। मेरा ऑडिटर सिर्फ उन गलतियों से कंसर्न है जो गलतियां इंपॉर्टेंट मिस्टेक है, जो गलतियां इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट की डेफिनेशन किसने दी है, किसी ने नहीं दी है। इंपॉर्टेंट उन मिस स्टेटमेंट को माना जाएगा जो आपके ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई कि एक ऐसे होता है 320 जो जहां से आपका ऑडिटर रेफरेंस ड्रॉ करता है कि मैं किस अमाउंट को मटेरियल बोलूंगा, ठीक है। तो जब हम आपका एसे नंबर 320 कवर करेंगे दोबारा से हम मटेरियलिटी के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको क्या समझना है कि हमारे ऑडिटर के लिए हर एक गलती इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 रुपए की गलती, 2 रुपए की गलती, 100 रुपए की गलती, ऐसी गलतियां उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हो भी सकता है कि ऐसी गलतियां उसके लिए इंपॉर्टेंट हो अगर आपकी जो एंटिटी है उसका नेचर ऐसा है या जो उसका स्केल ऑफ ऑपरेशन है वो बहुत कम है। मटेरियलिटी एक ऐसी चीज है जो एंटिटी वाइज डिफर करेगी, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि मेरा ऑडिटर सिर्फ मटेरियल मिस स्टेटमेंट से कंसर्न है और मटेरियल क्या चीज होगी वो खुद से डिसाइड करेगा, ठीक है। फिर मैंने आपको एक टेक्निकल वर्ड भी सिखाया था यहाँ पे कि जो मिस स्टेटमेंट आपके यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन को अफेक्ट कर दे उसे आप क्या बोलोगे कि ये मेरे लिए मटेरियल है। और वहां से 2 वर्ड और निकल के आए थे, क्या, मटेरियल एंड पर्सुएसिव, दूसरा मटेरियल बट नॉट पर्सुएसिव। मतलब एक ऐसी मिस स्टेटमेंट जो मटेरियल तो है, जो इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन जो मिस स्टेटमेंट आपके यूजर्स के डिसीजन को अफेक्ट नहीं कर सकती उसको बोला जाता है मटेरियल बट नॉट परसुएसिव, ठीक है। और दूसरी मिस स्टेटमेंट जो मटेरियल भी है और वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि जो आपके यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के उनके डिसीजन को भी अफेक्ट कर दे, उनको बोला जाता है मटेरियल एंड परसुएसिव। इन दोनों वर्ड्स का मतलब आपको तब समझ में आएगा जब हम आपके ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर कवर करेंगे, ठीक है। फिर एरर और फ्रॉड को हम डिस्कस कर चुके थे। फिर मैंने आपको अश्योरेंस बताया कि अश्योरेंस का मतलब होता क्या है। अश्योरेंस का मतलब होता है कॉन्फिडेंस लेना। तो आपका ऑडिटर इस सब्जेक्ट में क्या करता है, कॉन्फिडेंस लेता है। आपका ऑडिटर कॉन्फिडेंस लेके इस कॉन्फिडेंस को किसको देना चाहता है, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, राइट। तो ऑडिट में आपका ऑडिटर क्या ले रहा है, ऑडिट अश्योरेंस। लेकिन मैंने आपको एक बात और बताई कि अश्योरेंस अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आपका जो अश्योरेंस ऑडिट में ही ली जाएगी। मैंने आपको अलग अलग एग्जांपल दिए कि एक रिव्यू एंगेजमेंट होती है, वहां पे भी आप अश्योरेंस लेते हो, ठीक है। अगर आप प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए जहां पे आपके ऑडिटर को अपॉइंट किया गया है वहां पे भी अश्योरेंस वो दे सकता है। किसी भी एंगेजमेंट में, एंगेजमेंट मतलब किसी भी अपॉइंटमेंट में, एंगेजमेंट को हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। किसी भी एंगेजमेंट के लिए आपका ऑडिटर क्या दे सकता है, अश्योरेंस दे सकता है। सीधी सी बात है, अश्योरेंस का मतलब होता है कॉन्फिडेंस, राइट। फिर हमने सीखा कि अश्योरेंस तक तो ठीक है, लेकिन ऑडिट में आप एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकते, 100% अश्योरेंस नहीं दे सकते। ऑडिट में सिर्फ क्या दे सकते हो, सुपर्ब। ऑडिट में सिर्फ आप रीजनेबल अश्योरेंस दे सकते हो। क्यों दे सकते हो सिर्फ रीजनेबल अश्योरेंस, क्योंकि ऑडिट की कुछ लिमिटेशंस हैं, ऑडिट की कुछ लिमिटेशंस हैं। फिर मैंने आपको बताया रीजनेबल का मतलब क्या, एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस
लेकिन एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं, राइट। फिर एब्सोल्यूट एश्योरेंस मतलब जहां पे आपका ऑडिटर 100% वे से ऐसा बोल दे कि मैं गारंटी देता हूं, डंके की चोट पे बोलता हूं कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी गलतियां नहीं है, और ऑडिट में एब्सोल्यूट एश्योरेंस देना पॉसिबल नहीं है। ओके, फिर हमने सीखा कि आपका ऑडिटर जब आपके पास रिलायंस कंपनी आई, उसने बोला कि ऑडिटर मेरी ऑडिट कर दो, तो आपने क्या बोला कि ठीक है ऑडिट तो मैं कर दूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम क्या करोगे, उस रिलायंस कंपनी को समझोगे, आप अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करोगे उस रिलायंस कंपनी की, उस एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने का मतलब क्या हुआ कि वो एंटिटी किस नेचर के बिजनेस में काम कर रही है, उस एंटिटी के कितने प्रोडक्ट हैं, कितने सर्विसेज हैं, कहाँ कहाँ पे उसकी ब्रांचेज हैं, क्या उसके पास्ट रिकॉर्ड्स हैं, कौन उसके प्रमोटर्स हैं, राइट। उस एंटिटी में रिस्क क्या है, और उस एंटिटी ने उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए क्या लगाए हुए हैं, क्या इंटरनल कंट्रोल्स लगाए हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको यह भी बताया कि जब आपका ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करता है किसी एंटिटी की, तो वो समझता है कि उस एंटिटी ने कौन कौन से सिस्टम्स लगाए हैं, कौन कौन से प्रोसीजर्स उसने लगाए हैं अपने डिपार्टमेंट्स के ऊपर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और आपकी ऑडिट के टर्म में इन सिस्टम, इन प्रोसीजर को क्या बोला जाता है, इंटरनल कंट्रोल बोला जाता है, राइट। यही बात नीचे आई कि इंटरनल कंट्रोल्स क्या होते हैं, ये पॉलिसीज होती हैं, ये प्रोसीजर्स होते हैं, ये सिस्टम्स होते हैं जो आपकी मैनेजमेंट लगाती है ताकि वो अपनी ट्रांजैक्शंस को अप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड कर सके, जो भी उसके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव कर सके, अपने एसेट को सेफगार्ड कर सके। ये सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस करी थी, राइट। फिर हम कहाँ पे गए कि ये ऑडिट प्रोसीजर होता क्या है। मैंने आपको क्या बोला कि ऑडिट क्या है, ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, राइट। और ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन आपका ऑडिटर क्यों करता है, ताकि वो ओपिनियन दे सके। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ओपिनियन तो वो देगा, लेकिन ओपिनियन देने के लिए उसको कुछ काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कुछ काम, और उन काम को क्या कहते हैं, प्रोसीजर्स। और क्योंकि ये ऑडिट के प्रोसीजर्स हैं, क्योंकि ये ऑडिट का काम है, तो ऑडिट में इन्हें क्या कहा जाएगा, ऑडिट प्रोसीजर्स। फिर मैंने आपको बताया दो टाइप के ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं, एक होता है आपका रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स और दूसरा होता है आपका फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। कौन सा ऑडिट प्रोसीजर्स, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ऊपर ही आप परफॉर्म कर लेते हो जब आप एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हो, जब आप ये देखते हो कि इस एंटिटी में कितने डिपार्टमेंट है, किस डिपार्टमेंट में कौन से सिस्टम्स हैं, कौन से प्रोसीजर्स हैं, राइट। और जब आप सिस्टम को समझते हो, प्रोसीजर्स को समझते हो, जब आप इंटरनल कंट्रोल्स को समझते हो, उसी टाइम पे आप असेसमेंट कर लेते हो कि एंटिटी के किस एरिया के अंदर रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस ज्यादा हैं, कहां पे गलतियां मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूं कि जहां पे आपके कंट्रोल वीक है वहां पे मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस ज्यादा होंगे, या जहां पे आपके कंट्रोल अच्छे हैं वहां पे मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो आंसर इज कि जहां पे कंट्रोल वीक है वहां पे गलतियां होने के चांसेस ज्यादा होंगे, राइट। आई होप कि आपको यहां तक चीजें रिकलेक्ट हो रही हैं। यहां तक हमने कल देखा था। फिर हमने क्या समझा था कि जब एक बार आपका ऑडिटर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लेगा, उसको बेस बनाकर, उसको क्या बनाकर, बेस बनाकर वो क्या ऑब्टेन करेगा, अपने ऑडिट एविडेंसेस। और ऑडिट एविडेंसेस को ऑब्टेन करने के लिए वो क्या परफॉर्म करता है, वो परफॉर्म करता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। क्या परफॉर्म करता है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। और उसको क्या मिलेंगे यहां से, उसको मिलेंगे आपके ऑडिट एविडेंस। फिर आगे क्या आएगा, उसको क्या मिलेगा, ऑडिट एविडेंस, राइट। फिर मैंने आपको बताया कि सिर्फ ऑडिट एविडेंस लेने से कुछ नहीं होगा। ऑडिट एविडेंसेस कैसे होने चाहिए, चार बातें मैंने आपको बताई थी। कौन कौन सी, ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट होने चाहिए, दूसरा ऑडिट एविडेंसेस मेरे कैसे होने चाहिए, एप्रोप्रिएट होने चाहिए, तीसरा ऑडिट एविडेंसेस रेलिवेंट होने चाहिए, और ऑडिट एविडेंसेस रिलायबल होने चाहिए। सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस होने का मतलब क्या है कि ऑडिट एविडेंसेस की जो क्वांटिटी है वो इतनी होनी चाहिए कि मेरा ऑडिटर उन ऑडिट एविडेंसेस को बेस बनाकर अपनी कंक्लूजन ड्रॉ कर सके, मतलब उसको भरोसा आए, उसकी जो क्वांटिटी है ऑडिट एविडेंसेस की इतनी होनी चाहिए। दूसरा,
आपके ऑडिट एविडेंसेस एप्रोप्रिएट होने चाहिए। इसका क्या मतलब था? एप्रोप्रिएटनेस का मतलब होता है कि क्वालिटी, उन ऑडिट एविडेंसेस की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि उनके ऊपर आप भरोसा कर सको, उनको बेस बनाकर आप अपनी कंक्लूजन ड्रॉ कर सको। ठीक है, फिर मैंने आपको दो वर्ड और बताए, एक था रिलायबल और दूसरा था रेलिवेंट। रिलायबल का मतलब होता है कि ट्रस्टवर्दी, मतलब आपके जो एविडेंसेस हैं वो कैसे होने चाहिए? ट्रस्टवर्दी होने चाहिए। और रेलिवेंट का मतलब है कि वो एविडेंसेस उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर रेलिवेंट होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपके नेचर होना चाहिए, ऐसा आपके ऑडिट एविडेंसेस का ऐसा उसका करेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। तब आपका ऑडिटर उन ऑडिट एविडेंसेस को यूज करता है टू ड्रॉ द कंक्लूजन, और उन कंक्लूजन के बेसिस पे आपका ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं बार बार आपको डेफिनेशन क्यों करा रही थी, क्योंकि डेफिनेशन के अंदर आपका ऑडिट का मतलब है, पूरा ऑडिट का सार वहीं पे है। राइट, तो ये हमने अभी तक पढ़ा। फिर से मैंने 10-15 मिनट आपकी इंट्रोडक्शन पे दी, दोबारा से मैंने सारी चीज़ों को बताया, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को सुनोगे उतनी ही ज़्यादा आसान आपके लिए सब्जेक्ट होता जाएगा। ठीक है, तो आपको बार बार सुनना है, मुझे काट मत देना प्लीज़ कि रिवीजन कराने लगी है। बहुत सारे बच्चों की टेंडेंसी होती है कि रिवीजन करा रही है तो काटो, आगे चलो। ट्रस्ट भी, अगर आप रिवीजन करके क्लास सुन रहे हो, दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि वाओ मुझे कल की क्लास भी याद है, दूसरा आज की क्लास के लिए ये वार्म अप है। आपको चीज़ें याद, जितनी बार चीज़ों को सुनोगे उतनी चीज़ें आपके दिमाग के ऊपर प्रिंट होंगी। तो सिर्फ सुनते जाओ ना, तुम्हें करना क्या है? तुम्हें सुनना है, सिर्फ सुनो आराम से। अभी तक कोई तुम्हें लिखने का काम नहीं दिया गया, कोई ऐसा काम नहीं दिया गया, और ऑडिट में मैं आपको सिर्फ सुनाऊंगी और आपको सिर्फ सुनना है। ठीक है, आपको लिखना है तो मैं आपको लिखने का काम दे दूंगी घर से, लेकिन मेरी क्लास में 100% सिर्फ सुनना ही है 1 घंटा। प्लीज़ मुझे सुन लेना। ठीक है, इतनी बोरिंग मैं हूँ नहीं, लेकिन प्लीज़ सुन लेना। देखो, मैं अपनी क्लास में कोई भी अननेसेसरी हरकत नहीं करती, मतलब ऐसा कुछ नहीं करती कि बिना मतलब पे आपका भी टाइम वेस्ट हो, मेरा भी कोई टाइम वेस्ट हो। वी आर इन अ प्रोफेशनल कोर्स एंड आई वुड लाइक टू कंडक्ट दिस क्लास लाइक दैट ओनली। ठीक है, मैं एग्जाम्पल्स दूंगी आपको, रियल एग्जाम्पल्स दूंगी। जब हम चैप्टर के अंदर जाएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। आप अपना माइंड सेट वैसे बना के आना कि तुम एक प्रोफेशनल क्लास लगाने जा रहे हो, कोई बच्चों की क्लास नहीं लगा रहे हो तुम कि तुम्हें कोई नाच के दिखाएगा, है ना, कोई जोक सुनाएगा, नहीं। ओके, बहुत सीरियस सब्जेक्ट है, सही बता रही हूँ। पर इसको ना मस्ती में पढ़ेंगे, डरा के नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, लेकिन मैं किसी मोमेंट पे आपके दिमाग से इस बात को निकलने नहीं देना चाहती कि आप इस सब्जेक्ट को लाइटली ले लो। क्योंकि लेते हैं ना बहुत सारे बच्चे, कहते हैं बाकी सारे सब्जेक्ट की क्लास लेंगे लेकिन ऑडिट की क्लास नहीं लेंगे। वो क्यों? क्योंकि ऑडिट तो याद करना है, जो एक बहुत ही मिसकंसेप्शन है। ऑडिट सिर्फ याद नहीं करना, तुम्हें समझना है, ये तुम्हारा ब्रेड एंड बटर है। ठीक है, चलो आज चलते हैं फिर आगे एक्सटर्नल कंफर्मेशन की ओर। ये आपका नया वर्ड आया है, एक एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ठीक है, अभी आप मुझे खुद से दोबारा एक चीज़ बताओ। मैम कितनी चीज़ें पूछोगे, प्लीज़ बता दो यार। क्या अभी तो हमने आज की क्लास अभी तो शुरू करी है, मुझे एक बार ऑडिट प्रोसीजर का मतलब बता दो। मैम हमें पता है, अभी तक इतनी बार हम रिवाइज कर चुके हैं, हमें पता है ऑडिट प्रोसीजर क्या होते हैं। तो बताओ ना ऑडिट प्रोसीजर क्या होते हैं। ऑडिट प्रोसीजर्स ना वो काम होते हैं, वो काम होते हैं जो मेरा ऑडिटर करता है, जो मेरा ऑडिटर करता है। अच्छा, मतलब ये कुछ काम है, कुछ काम। हाँ मैम लिखा ही हुआ है ना, ये प्रोसीजर है, तो कुछ प्रोसीजर होंगे जो मेरा ऑडिटर करता है। ठीक है, क्यों करता है अभी बताया ना, क्या? ताकि वो ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट कर सके। अच्छा, ताकि वो क्या कलेक्ट कर सके? ऑडिट एविडेंसेस। ठीक है, तो मतलब आपका ऑडिटर कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है जिन्हें आप क्या कहते हो? ऑडिट प्रोसीजर्स। और वो ऑडिट प्रोसीजर्स ऑडिटर इसलिए परफॉर्म करता है ताकि वो एविडेंसेस कलेक्ट कर सके। हाँ, इसीलिए कलेक्ट करता है। यही ऑडिट प्रोसीजर्स आपको बहुत सारे ऑडिट में मिलेंगे। जब हम ऑडिट में सब्जेक्ट के अंदर जाएंगे तो अलग अलग नाम से ये ऑडिट प्रोसीजर्स आएंगे, मतलब अलग अलग वे से आपका ऑडिटर ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करेगा। क्योंकि आपके ऑडिटर को कॉन्फिडेंस लेना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी मिस स्टेटमेंट नहीं है, तो उस कॉन्फिडेंस के लिए उसको प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। तो प्रोसीजर क्या है, वो क्या काम करे कि उसको एविडेंसेस मिल जाए, ये आपके सब्जेक्ट में आएंगे।
ठीक है, तो मैं आपको बताती जाऊंगी कि ये ऑडिट प्रोसीजर्स है। ये हम पहले ही सीख चुके हैं कि दो टाइप के ऑडिट प्रोसीजर होते हैं आपकी ऑडिट में, मतलब जो कैटेगरी है ना, जो फैमिली है आपके ऑडिट प्रोसीजर्स की, वो दो ही है। एक रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, दूसरा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। इन दो फैमिली के नीचे इनके बंदे हैं, इन दो फैमिली के नीचे इनके ऑडिट प्रोसीजर हैं जो आपका ऑडिटर परफॉर्म करता है। और आपके पूरे के पूरे सब्जेक्ट में जो ज्यादा डिस्कशन है वो क्या है कि आपका ऑडिटर ये क्या काम करेगा कि उसको कॉन्फिडेंस मिल जाए। ठीक है, तो अभी नाउ यू हैव टू टेल मी टू वर्ड्स। ठीक है, नाउ यू हैव टू लर्न टू वर्ड्स, और वो दो वर्ड्स कौन कौन से हैं? एक तो है आपका एक्सटर्नल कंफर्मेशन, दूसरा है आपका रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस। अच्छा मैम ये क्या है? ये भी आप एक वे से अभी के लिए इसको तुम ऑडिट प्रोसीजर ही मान लो। क्या मान लो? ऑडिट प्रोसीजर्स। मतलब ये काम है जो आपका ऑडिटर करेगा। तो फिर मैम आप इसको ऑडिट में क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, आप इसको बाहर ही क्यों पढ़ा रहे हो फाउंडेशन क्लासेस में? क्योंकि ये बहुत जगह पे आपका ऑडिटर ऑडिट करते वक्त इन दो ऑडिट प्रोसीजर का यूज करता है। तो मैं चाहती हूं कि आप पहले से प्रिपेयर हो जाओ इन दो शब्दों को लेकर। ठीक है, तो मैम क्या होती है एक्सटर्नल कंफर्मेशन? मैंने आपको कल क्लास में बताया था क्या कि जब हम आपकी रिलायबिलिटी की बात कर रहे थे, आपके एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंसेस की बात कर रहे थे। हाँ मैम बताया था। क्या बताया था? कि जो ऑडिट एविडेंसेस आपका ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से ऑब्टेन करता है वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं, उनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि वो एविडेंसेस, वो इंफॉर्मेशन जो आपका ऑडिटर आपके क्लाइंट के बाहर से मंगवा रहा है, उसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, आपकी एंटिटी की मैनिपुलेशन करने के चांसेस नहीं होते। ठीक है, तो उनको ज़्यादा रिलायबल माना जाता है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी कुछ ऐसा ही आपका एक ऑडिट प्रोसीजर है। क्या है? ये भी एक ऑडिट प्रोसीजर। एक्सटर्नल का मतलब क्या हुआ? एक्सटर्नल टू ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये क्या होगा? ये इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से आएगी। कहां से आएगी? बाहर से। और वर्ड में क्या लिखा हुआ है? कंफर्मेशन। मतलब आप किसी चीज को कंफर्म कर रहे हो इस ऑडिट प्रोसीजर में। क्या कंफर्म कर रहे हो? आप सुनते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट ऑडिट प्रोसीजर है। दोबारा से आपको सीखने को मिलेगा, पूरा का पूरा स्टैंडर्ड सीखने को मिलेगा बच्चा, ऐसे नंबर 505। बट जब आप स्टैंडर्ड में जाओगे तो मुझे वहां पे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि पहले मैं आपको मतलब बताऊं। मैं बताऊंगी वहां पे मतलब, लेकिन आपको पहले पता होगा कि ये टॉपिक क्या है। ठीक है, और ये सार जो है, तभी मैं कह रही हूँ कि जब आप ऑडिट को रिवाइज करना शुरू करोगे ना, तो पहले इस ऑडिट के सार को देखना। ठीक है, तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन का मतलब क्या हुआ? अब सुनो। आपकी कंपनी है जिसके आप ऑडिट कर रहे हो, ठीक है, उस कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर कुछ डेटर्स आ रहे हैं। मैम ऑब्वियसली आते हैं, हर कंपनी के आते हैं। 2 लाख रुपए के डेटर। ये एक अजर्शन है जो आपकी मैनेजमेंट ने दी है। यस, ये एक अजर्शन है। इसका मतलब क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है जो आपकी मैनेजमेंट ने दी है। आपके ऑडिटर को इसके ऊपर क्या लेना है? कंफर्ट लेना है। मैंने बोला था कॉन्फिडेंस, कंफर्ट, ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करूँगी, तो मैं जो वर्ड यूज़ करती हूँ उसे क्या बोलती हूँ? कंफर्ट लेना है। आपके ऑडिटर को इसके ऊपर कंफर्ट लेना है। कंफर्ट किस चीज़ का? क्या एक्चुअल में ये 2 लाख के डेटर एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं करते हैं? मतलब कि सही में 2 लाख रुपए जो आपकी मैनेजमेंट दिखा रही है कि मुझे रिसीव करने हैं, क्या एक्चुअल में उसे रिसीव करने हैं? डेटर होते क्या हैं मैम? डेटर वो लोग होते हैं जिन लोगों से हमें पैसा लेना है। ठीक है, हमने उनको सेल करी होगी क्रेडिट पे, तो वो डेटर्स खड़े हो गए। ठीक है, तो मतलब एक डेटर का लेजर अकाउंट होगा, इसके अंदर बहुत सारे आपके डेटर्स आ रहे होंगे, जैसे कि मिस्टर ए आ रहा होगा, मिस्टर बी आ रहा होगा, ठीक है, सी डी ई, ऐसे ऐसे बहुत सारे आपके क्या होंगे? डेटर्स होंगे। इन टोटल का मिलाकर आपकी कंपनी को कितना मिलना है? 2 लाख रुपए। और ये 2 लाख की फिगर यहाँ पे आई हुई है, और आपके ऑडिटर को कंफर्ट लेना कि ये 2 लाख एक्चुअल में है भी या नहीं। मतलब मिस्टर ए कहीं एग्जिस्ट करता है, मिस्टर बी कहीं एग्जिस्ट करता है, सी डी ई ये लोग कहीं एग्जिस्ट करते हैं, या मैनेजमेंट ने झूठे मूठे सिर्फ अपने एसेट को बढ़ा के दिखाने के लिए अपने डेटर्स दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो आपका ऑडिटर इनकी एग्जिस्टेंस के ऊपर कंफर्ट लेना चाहता है, उसको कॉन्फिडेंस चाहिए।
ठीक है, ओके। तो इस केस में ऑडिटर क्या करेगा? इस केस में आपका ऑडिटर वन ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर एंड मोस्टली यूज्ड ऑडिट प्रोसीजर जो यूज करता है वो है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मिस्टर ए का लेजर का बैलेंस जो आपकी कंपनी की बुक्स में दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, थोड़ा साफ लिख देती हूँ यार। एक ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, टोटल कितना बैलेंस है? 2 लाख रुपए का। ठीक है, 1 लाख ए का बैलेंस कितना दिख रहा है? मान लो 20,000 रुपये का। बी का कितना दिख रहा है? 80,000 रुपये का। वाह, ये तो खत्म ही हो गया। 80,000 रुपये का, इसका 5,000 कर दो, इसका 5,000 कर दो, कितना हुआ ये? बहुत ही कम हो गया। इसको 50,000 कर दो, ठीक है, और इसको भी 5,000 कर दो, कितना हुआ ये? 1 लाख। ठीक है, 25,000 25,000, ठीक है, हो गया 2 लाख रुपए। अब सुनो, अब आपका ऑडिटर जब एक्सटर्नल कंफर्मेशन को यूज करेगा एज द ऑडिट प्रोसीजर एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए, इस चीज़ के ऊपर कॉन्फिडेंस लेने के लिए कि क्या ये जो डेटर हैं वो सही में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, तो वो एक कंफर्मेशन भेजेगा इन लोगों को, क्योंकि उसको बाहर से एविडेंसेस मंगवाने हैं ना, इन लोगों को वो एक लेटर भेजेगा। अभी के लिए इसको लेटर बोल लो, वैसे इसका टर्म जो है, जो इसका टेक्निकल वर्ड है वो क्या है? कंफर्मेशन, इसके नाम में ही है, कंफर्मेशन भेजेगा। ठीक है, इसके टाइप होते हैं कंफर्मेशन के, अभी उसको बात नहीं करेंगे। ठीक है, उसको हम ऐसे में ही आपके डिस्कस करेंगे कि 2 टाइप की कंफर्मेशन होती है। वो इनसे बोलेगा कि मिस्टर ए, ऑब्वियसली यहाँ पे भी वो सैम्पलिंग करेगा क्योंकि बहुत सारे डेटर्स आ रहे होंगे। ठीक है, जो भी उसने यहाँ से सैंपल उठाया उसको बोलेगा मिस्टर ए, मान लो ए उसने उठा लिया, मेरी बुक्स में, मतलब क्लाइंट की बुक में 2 लाख रुपए का बैलेंस आ रहा है, प्लीज कंफर्म दिस बैलेंस, कि क्या आपके वहां पे भी 2 लाख रुपए का बैलेंस आ रहा है। तो मिस्टर ए का जब जवाब आएगा उसमें या तो यस आएगा या तो नो आएगा। अब ये भी डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की कंफर्मेशन है। ठीक है, अभी वहां पे मैं आपको नहीं उलझाऊंगी। तो मतलब जब आपका मिस्टर ए जवाब देगा, सिर्फ इतना समझो, कुछ ना कुछ वो जवाब देगा, अगर वो जवाब दे रहा है तो। अगर मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि कंफर्मेशन भेजते हो, सामने वाला जवाब ही नहीं देता है, उस केस में क्या होगा, वो ऐसे में कवर करेंगे, वो इन डेप्थ वहां पे डिस्कस करेंगे। अभी सर सिर्फ इतना मानो कि उसने जवाब मांगा कि मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में 2 लाख रुपए का बैलेंस है आपके नाम पे, मतलब मेरे क्लाइंट की बुक में, मेरा जिसकी मैं ऑडिट कर रहा हूं, रिलायंस कंपनी की बुक में मिस्टर ए डेटर शो हो रहा है 2 लाख रुपए का। तो क्या मिस्टर ए की बुक्स में भी रिलायंस कंपनी कुछ शो हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी? ऑब्वियसली हो रही होगी। क्या? क्रेडिटर शो हो रही होगी, क्योंकि अगर हम सेल्स दिखा रहे हैं तो उसने भी परचेसेस दिखाई होगी ना, तो आप उससे उसका बैलेंस कंफर्म करोगे। 2 चीजें हो सकती है, वो बोलेगा हाँ मेरी बुक्स में भी 2 लाख रुपए का ही बैलेंस है, ठीक है, या फिर वो कोई और बैलेंस बता देगा, 1 लाख, 1.5 लाख। ठीक है, अगर उसने बोला कि हाँ मेरी बुक्स में भी 2 लाख है, तो अब आपके ऑडिटर को क्या मिल गया? कॉन्फिडेंस मिल गया कि हाँ आपकी मैनेजमेंट जो ए के बारे में बोल रही है उतना ही बैलेंस है। ऐसे ऐसे करके वो पूरे 2 लाख के ऊपर कंफर्ट ले लेगा, मतलब जो भी उसका सैंपल है उसके ऊपर उसको कंफर्ट मिल जाएगा। ठीक है, और अगर उसको मिसमैच मिलता है तो उस केस में उसको और काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है ये मत भूलना। ठीक है, ऑल्दो उसका जो पूरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको अपने दिमाग में जब भी ऑडिट प्रोसीजर की बात आएगी इस चीज को ध्यान में रखना है कि आपके ऑडिटर को कॉन्फिडेंस लेना है, उसको कंफर्ट लेना है। तो क्या आपके ऑडिटर को अगर डेविएशन मिलती है, डिफरेंस मिलता है, तो क्या उसको कॉन्फिडेंस आ गया? नहीं, उसको कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब जो आपके क्लाइंट की बुक्स में बैलेंस है और जो आपके उस डेटर की बुक्स में बैलेंस है वो दोनों सेम है। ठीक है, तो इस टाइप के प्रोसीजर को आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन कहते हो। इसकी डेफिनेशन टेक्निकल इसकी ऐसे में ही कवर करेंगे। समझ में आया? तो ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या होती है? जहां पे आप वेरीफाई करते हो बैलेंसेस को। अभी हमने डेटर का बैलेंस वेरीफाई किया या ट्रांजैक्शन को विद द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी क्यों? क्योंकि ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के बंदे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बंदे नहीं है, ताकि आप उनकी एक्यूरेसी को वेरीफाई कर सको। एक्यूरेसी हमने अपने केस में एग्जिस्टेंस वेरीफाई करी है। मतलब मैम ये क्या डिफरेंस है? जब मैंने आपको ऊपर बताया ना असर्शन, तो असर्शन के भी आपके अलग अलग नाम हैं,
जिसमें से एक एक्यूरेसी है और एक एग्जिस्टेंस है, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप बस इस चीज़ को याद रखो कि आप जब कोई भी बैलेंस वेरीफाई कर रहे हो तो उस केस में जब आप थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन मंगवाते हो ना, उसमें से एक ऑडिट प्रोसीजर क्या है आपका, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ऐसे कंफर्मेशन आप बैंक को भी भेज सकते हो लोन के ऊपर कंफर्ट लेने के लिए, है ना, तो इसे कहते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये आपका लेस रिलायबल ऑडिट एविडेंस है। लेस रिलायबल, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्यों क्वालिटी अच्छी नहीं है, सुनो मेरी बात, कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी ना इसके अंदर। है तो ये भी ऑडिट प्रोसीजर है, तो ये भी ऑडिट प्रोसीजर ही, ऑडिटर को इससे ऑडिट एविडेंसेस ही मिलते हैं, बट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिलते, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिलने के लिए उस एविडेंस की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो बताओ कि ये क्या है ऑडिट एविडेंसेस। इसके ऊपर भी आपका पूरा का पूरा एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मतलब मैम अभी के लिए समझो कि कंसेप्ट है एक, ठीक है, तो उस स्टैंडर्ड का एक नंबर है, हाँ उसकी एक नंबर है, उसका नाम है, उसकी अपनी पहचान है। ओके, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, रिटर्न मतलब लिख के, रिप्रेजेंटेशन मतलब आपकी मैनेजमेंट कुछ बोलेगी। अब यहाँ पे ये ऐसा एविडेंस है, ये ऐसा ऑडिट एविडेंस है जो आपकी मैनेजमेंट के अंदर से ही लिया जाता है। आपका ऑडिटर मैनेजमेंट को ही लिख के, मैनेजमेंट को ही बोलता है कि मैनेजमेंट आप ही लिख के दे दो मुझे। क्या, जैसे कि आपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करी है, आपकी कोई रिलेटेड पार्टी होगी ना, हाँ है, तो आपने उसके साथ ट्रांजैक्शन करी है, आपको जितने भी डिस्क्लोजर देने थे अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग, जो भी डिस्क्लोजर आपको एएस इंडेस के अकॉर्डिंग देने थे, आपने वो डिस्क्लोजर बिल्कुल फुल डिस्क्लोजर दे दिए हैं। आप प्लीज एक लेटर पे लिख के दे दो, अपनी कंपनी के लेटर हेड के ऊपर ये बात लिख के दे दो। ऐसा आपका ऑडिटर बोलेगा किसको, रिलायंस कंपनी को। तो रिलायंस कंपनी अपने लेटर हेड के ऊपर इस बात को लिख के दे देगी कि जितने भी डिस्क्लोजर इन रिलेशन टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आपके ऑडिटर को देने थे उसने दे दिए हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट झूठ बोल सकती है, इस वजह से ये लेस रिलायबल ऑडिट एविडेंस होता है। और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अपने आप में मतलब अगर आपका ऑडिटर किसी के ऊपर, किसी भी असर्शन के ऊपर कंफर्ट लेने के लिए, अब मैं धीरे धीरे टेक्निकल वर्ड यूज करना शुरू कर रही हूँ, आपको समझ में भी आना शुरू हो रहा होगा। आपका ऑडिटर किसी भी असर्शन के ऊपर कंफर्ट कॉन्फिडेंस लेने के लिए अगर सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन यूज करता है, कोई और ऑडिट प्रोसीजर यूज नहीं करता, तो उसको एविडेंसेस तो मिल जाते हैं पर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिलते। वो इनको बेस बनाकर अपना ओपिनियन नहीं दे सकता, अपनी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, आपका ऑडिट प्रोसीजर ही हुआ। ठीक है, फिर आते हैं आपके दो वर्ड, एक है वाउचिंग और दूसरा है वेरिफिकेशन। एक है वाउचिंग और दूसरा है वेरिफिकेशन। अच्छा, ये क्या बला है, ये पूरी की पूरी बला आपका दिमाग खराब करेगी, क्योंकि ये बला के ऊपर पूरा चैप्टर है आपका। ठीक है, अब इस बला की सिर्फ इंट्रोडक्शन ले लो, क्या है ये, क्या मैंने आपको कल क्या बताया, क्या कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की चेकिंग होती है ना ऑडिट में, यही बताया, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की चेकिंग होती है। और मैंने आपको कल ये भी बताया कि इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं और अदर इंफॉर्मेशंस भी आती हैं। बोला ना मैंने ऐसा, हाँ बोला आपने। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब जैसे कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी याद है बोलो, फाइनल की लेवल तक आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है, एंड डिस्क्लोजर्स, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आती हैं। अदर इन्फॉर्मेशन मतलब हम जो भी हमारी बाकी इन्फॉर्मेशन बच गई जो मेरी फाइनेंशियल नेचर की हैं। अच्छा, जैसे कि मान लो कि बीआरएस भी बनाती है कंपनी, है ना, और वाउचर्स भी बनाती है कंपनी, अपना ट्रायल बैलेंस भी बनाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं कंपनी के, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, उसके जर्नल होते हैं, उसके लेजर होते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इन्फॉर्मेशन है,
फाइनेंशियल नेचर की हैं, इन्हीं इंफॉर्मेशन से तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनी है? आपकी इन इंफॉर्मेशन से ही बनी है ना। पहले मान लो कंपनी ने एक सेल करी, तो सेल्स के लिए उसने क्या किया मैम? ऑब्वियसली सेल्स के लिए उसने पहले इनवॉइस बनाया होगा ना कंपनी के नाम पे, तभी तो सेल्स बुक करेगी। तो सेल्स कहाँ बुक करेगी? कॉमन सेंस +1 से करते आ रहे, पहले जर्नल एंट्री डालेगी ना वो। अच्छा, तो जर्नल एंट्री डालने के बाद क्या मैम? उसके लेजर्स बनाएगी। लेजर्स बनाने के बाद क्या? लेजर बनाने के बाद उसका ट्रायल बैलेंस बनाएगी। उसके बाद क्या? मतलब अब तो आप कमाल ही कर रहे हो यार। अब बनाएगी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर ये क्रेडिट पे सेल है तो डेटर बुक हो जाएंगे, और अगर कैश पे सेल है तो कैश बुक हो जाएगा। सेल्स आपके P&L में चली जाएगी। डबल एंट्री सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं। इसका एक इफेक्ट आपका बैलेंस शीट में जाएगा और दूसरा इफेक्ट आपके प्रॉफिट एंड लॉस को हिट करेगा। यही चीज़ें होती है, यही पूरा का पूरा प्रोसेस है। अब सुनो, आपका ऑडिटर वाउचिंग वेरिफिकेशन करता है। वाउचिंग प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स के ऊपर होती है। जो ट्रांजैक्शन आपकी इनकम नेचर की है, एक्सपेंस नेचर की है, उसको कहते हैं वाउचिंग। वेरिफिकेशन किसकी होती है? आपकी बैलेंस शीट के आइटम्स की होती है। जो ट्रांजैक्शन आपके एसेट नेचर की है, लाइबिलिटी नेचर की है, उसको कहते हैं वेरिफिकेशन। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब सुनो, वाउचिंग में होता क्या है? आपका ऑडिटर जो बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहा है उसको ट्रेस करता है आपके सोर्स से। जैसे मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया सेल्स का, तो P&L में क्या जा रहा होगा? आपका P&L में जा रही होगी आपकी सेल्स। तो ये सेल्स कहाँ से ड्राइव हुई है? सेल्स का इनवॉइस बना होगा ना, तो ये सेल्स आपकी एंटिटी ने कैसे बुक करी, उसको, इस ट्रांजैक्शन को उसके सोर्स तक जाके पड़ता है, तभी उसको कंफर्ट मिलता है कि कितने अमाउंट का सेल्स था, कितना डिस्काउंट उसने दिया, है ना, ट्रांजैक्शन कैसे इनिशिएट हुई, कैसे रिकॉर्ड हुई, कोई सेल्स रिटर्न आया नहीं आया, ताकि वो इस चीज़ के ऊपर कंफर्ट ले सके कि आपकी एंटिटी ने ये जो सेल बुक करी है ये क्या है, ये एक्यूरेट है, ये सही है, ये कंप्लीट है, ये ऑथेंटिक सेल है, जानबूझ के झूठी सेल्स नहीं दिखाई है। तो जब आपका ऑडिटर आपके अमाउंट को ट्रांजैक्शन लेवल पे जाके चेक करेगा, वाउचर्स में उसको ढूंढेगा, उस ट्रांजैक्शन को वापस कहां पे जाएगा? वाउचर्स में ढूंढेगा। कैसे? वो उसके सोर्स तक जाके उसकी चेकिंग करेगा, एविडेंसेस को चेक करेगा, उसको कहते हैं वाउचिंग। उसके नाम में ही वाउचिंग है। ठीक है, वेरिफिकेशन मतलब क्या? वेरिफिकेशन आपका ऑडिटर करता है आपके एसेट और लाइबिलिटी के ऊपर कंफर्ट लेने के लिए। ठीक है, आपका ऑडिटर ये देखता है कि जो एसेट, जो लाइबिलिटी आपकी मैनेजमेंट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा रही है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, उसकी ओनरशिप है और उसकी वैल्यूएशन। इसमें और भी बहुत सारे एजर्शंस हैं जिसको हम बाद में कवर करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? मैनेजमेंट कह रही है कि मेरा 2 लाख का फर्नीचर है। ठीक है, ये तो फेस पे दिख रहा है ना, मतलब ये बैलेंस शीट पे फर्नीचर दिख रहा है। इसका वाउचर, इसका 2 लाख जो आपने फर्नीचर बाय किया, तो आपके ऊपर वाउचर, आपके पास अगर इसकी ओनरशिप आपको कंफर्म करनी है, ओनरशिप मतलब कि ये फर्नीचर आपके ही नाम पे है, कंपनी के ही नाम पे है, तो आप इसका वाउचर देख सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़। दूसरा, अगर आपकी कंपनी कहती है मेरे पास बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग आपके ही नाम पे है, इसके ऊपर कंफर्ट लेने के लिए ऑडिटर क्या देख सकता है? टाइटल डीड्स। तो ये सारी चीज़ें जब आप ट्रांजैक्शन को उसके सोर्स तक ट्रेस करते हो उसको वाउचिंग वेरिफिकेशन कहते हैं। समझ में आया? तो अब आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तो चेकिंग होती नहीं है ऑडिट में, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की भी चेकिंग होती है। मतलब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का ही हिस्सा है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आप बनाते हो, जो भी जर्नल बनाते हो, लेजर बनाते हो, ट्रायल बैलेंस बनाते हो, वहीं से क्या बनती हैं? आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। डन। इस चीज़ को पूरा का पूरा चैप्टर है वहाँ पे और दोबारा से डिस्कस करेंगे। फिर आता है एक भैया एक्सपर्ट। ये कौन भैया हैं? ये भैया पता है क्या है? अब आपका जो ऑडिटर है, मतलब आप जब आप सीए बन जाओगे, आप नॉलेज बताओ आपके पास किस किस चीज़ की होगी। मैम हम 8 सब्जेक्ट पढ़ेंगे फाइनल में, ठीक है, 7 आप अभी पढ़ रहे होगे, तो एक तो कन्फर्म्ड है मैम अकाउंट्स की तो नॉलेज सुपर्ब होगी। ठीक है, अभी आप ऑडिट पढ़ा रहे हो तो ऑडिट की नॉलेज भी होगी, टैक्स हम पढ़ रहे हैं तो टैक्स की भी नॉलेज होगी। अच्छा, और लॉ भी हम पढ़ लेते हैं तो लॉ की भी नॉलेज होगी। ठीक है, क्या आपको इन सारे सब्जेक्ट की एक्सपर्ट नॉलेज है?
नहीं, एक्सपर्ट नॉलेज तो नहीं है हमारे पास, क्योंकि अगर आप हमसे पूछोगे तो अकाउंट की हम बोल सकते हैं कि एक्सपर्ट नॉलेज है, ऑडिट की भी एक्सपर्ट नॉलेज है, टैक्स की भी हम कह सकते हैं, क्योंकि सीएज इन्हीं 3 चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। ये लॉ वगैरह हम इंटर के लेवल तक पढ़ेंगे, अब तो फाइनल के लेवल पे ये लॉ हट ही गया है आपके पेपर से तो एटलीस्ट, ठीक है। तो ये तो मतलब सीएस होते हैं यहाँ पे तो, या तो फिर एडवोकेट भी प्रैक्टिस कर लेते हैं लोग, तो यहाँ पे हमारा हाथ ढीला है। अच्छा, और मैम जैसे कि अपने आईटी कुछ हो गया या कोई और फील्ड हो गया, जैसे कि जहाँ पे इंजीनियर की हमें नीड पड़ सकती है ना। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि ऑडिटर को जब ऑडिट करेगा तो अपने अलावा भी किसी और की ज़रूरत पड़ सकती है? हाँ, बिल्कुल पड़ सकती है। कैसे? आप किस कंपनी के ऑडिटर हो बताना ज़रा। मैम हम वेरी हैप्पी ऑडिटर्स हैं रिलायंस कंपनी के, ठीक है। तो रिलायंस आपके केमिकल्स में भी तो डील करती है ना। हाँ, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स है, तो जो रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स है उसकी जो स्टॉक है, स्टॉक तो समझते हो ना क्या है, हाँ, तो केमिकल का स्टॉक आप गिन सकते हो ऐसे 1 स्टॉक 2 स्टॉक, जैसे कि अगर डब्बे हैं आपके, डब्बे भी स्टॉक होते हैं ना, अगर कोई तेल बेचता है तो तेल के डब्बे होंगे तो स्टॉक है ना वो, तो आप उसको गिन सकते हो, बट क्या आप तेल कितना है इसको गिन सकते हो? कैसी नॉनसेंस बात है ये, बिल्कुल नहीं गिन सकते, ठीक है। तो मतलब आपको जब आप इसको क्या करोगे, इसको आप मेजर ही कर सकते हो ना, हाँ, पर आप मेजर कैसे करोगे? मतलब आपको तो केमिकल की कोई नॉलेज नहीं है, आपको तो साइंस की नॉलेज नहीं है, आपको तो कोई नॉलेज नहीं ना, आपको अकाउंट पता है, आपको टैक्स पता है, आपको ऑडिट पता है, बट ये एग्जैक्ट केमिकल, ये जो केमिकल की नॉलेज है उसके लिए तो आपको केमिकल इंजीनियर चाहिए। हाँ, तो आपका ऑडिटर कई बार हेल्प लेता है एक्सपर्ट्स की अपनी ऑडिट करने के लिए, और वो लोग जिनकी हेल्प आपका ऑडिटर लेता है उनको क्या बोला जाता है? ऑडिटर एक्सपर्ट, ठीक है। तो ये स्पेशलिस्ट होते हैं जिसको यूज़ करता है, समझे। सैम्पलिंग मैं बता चुकी हूँ, सैम्पलिंग रिस्क भी मैं बता चुकी हूँ। सैम्पलिंग और सैम्पलिंग रिस्क से ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज एनोमली। एनोमली क्या होती है? एनोमली अभी के लिए आप समझो कुछ भी अनयूजुअल या कुछ भी अनएक्सपेक्टेड, ऑडिट में क्या बोला जाएगा उसे? एनोमली, ठीक है। मतलब जनरली होता क्या है, देखो कि मान लो, दोबारा से एक बार सैम्पलिंग की बात करेंगे, ठीक है। सैम्पलिंग मतलब क्या कि ये एक रेडी है। मैम ये सैम्पलिंग में रेडी कहाँ से आ गई? तुम सुनो, जब तुम किसी भी फ्रूट सेलर के पास फ्रूट खरीदने के लिए जाते हो तो उसकी रेडी के ऊपर मान लो संतरे खरीदने जा रहे हो, ठीक है। तो बहुत सारे संतरे रखे हैं यहाँ पे, नहीं संतरे नहीं यार, प्लीज़ कैंसिल करो। क्यों मैम? क्योंकि संतरे खोलने नहीं देगा ना वो ऐसे टेस्ट कैसे करवाएगा आपसे। अंगूर खरीदने जा रहे हैं हम, ठीक है, तो छोटे छोटे से अंगूर हैं ये, तो हम क्या खरीदने जा रहे हैं? अंगूर। तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रेप्स रखे हुए हैं, बहुत सारे ग्रीन है, बिल्कुल ग्रीन, बीच में एक आधा रेड भी है, खराब हो रखा है, पिंक है ये ठीक है। तो बहुत सारे ये क्या है, ओफो, बहुत सारे ग्रीन 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 से ग्रेप्स हैं। आप गए, आप नहीं तो आपकी मम्मी तो जाती होगी ना, उनके साथ जाते होगे। तो जब आप इन ग्रेप्स, कितने वाहियात ग्रेप्स लग रहे हैं देखने में तो जब आप इन ग्रेप्स को खरीदने जाते हो तो आप क्या करते हो? मतलब खरीद लेते हो कि पहले एक आधा टेस्ट करके देखते हो कि यार मैं टेस्ट कर लेता हूँ चलो? मैम एक आधा टेस्ट करके देखते हो तभी तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि बाकी जो ग्रेप्स हैं वो खाने लायक हैं, मीठे हैं, खट्टे हैं, कैसे हैं। तो मतलब आप टेस्ट करते हो, ठीक है। तो जो आप टेस्ट करने के लिए एक आधे अंगूर उठा रहे हो, ऑडिट को तुम ऑडिट में उसे समझो सैंपल। क्या आपने सैंपल उठाया ना, एक दो खा के देखे और फिर आपने इस रिजल्ट के बेसिस पे डिसाइड किया कि इस रेडी वाले के पास जो बाकी फ्रूट है वो कैसे हैं, ठीक है। तो इसी को तुम सैम्पलिंग कहते हो, ठीक है। जितनी भी आपकी टोटल ट्रांजैक्शंस होती है उन ट्रांजैक्शंस में से कुछ ट्रांजैक्शंस उठाते हो, कुछ आप आइटम्स उठाते हो, उनके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हो, चेकिंग करते हो, उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको तुम प्रोजेक्ट करते हो पूरी पॉपुलेशन पे। ये जो ग्रेप्स है ना, ऑडिट में से कहा जाता है पॉपुलेशन, और तुम डिसाइड करते हो कि आपकी बाकी पॉपुलेशन क्या होगी, ठीक है। अब ये डिसाइड करने के लिए कई बार ऐसा भी होता है कि इसने, आपके इस फ्रूट सेलर ने साइड पे, कोने पे, यहाँ पे कई बार इस इंसान ने क्या रखे होते हैं, खराब वाले जो ग्रेप्स है इसने अलग से निकाल के रखे होते हैं, है ना, रखे होते हैं ना।
कि ये पुरानी है, खराब है, तो इसने अलग से रखे होते हैं। अगर आपकी मम्मी जब फ्रूट खरीद रही है उस टाइम पे, जब वो सैंपल उठा रही है, जब वो टेस्ट कर रही है कि मुझे बाय करने हैं, बट वो जब उनको टेस्टिंग वाला जो सैंपल उठा रही है, अगर गलती से वो यहाँ से उठा ले एक अंगूर और वो टेस्ट कर ले, तो उसको टेस्ट पसंद नहीं आएगा आपकी मम्मा को। क्यों? क्योंकि वो खराब है, वो ग्रेप्स। लेकिन क्या पूरी की पूरी पॉपुलेशन खराब है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो एक पर्टिकुलर जो आपके कोने में उसने लगाए हुए हैं वो फ्रूट खराब है, ठीक है, वो ग्रेप्स खराब है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उसके रिजल्ट के बेसिस पे आप इस कंक्लूजन पे पहुंच जाओ कि आपकी पूरा की पूरे ग्रेप्स खराब है। मतलब जो वो एक पर्टिकुलर आइटम है ना, वो आपकी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ये एक डेविएशन है, ये एक अनयूजुअल आइटम है। ऑडिट में इसी अनयूजुअल आइटम को एनोमली कहा जाता है। तो जब भी आपको कोई एनोमली मिलती है, आपका ऑडिटर उस एनोमली को इग्नोर करता है मोस्टली, ठीक है। मतलब उस एनोमली को, उस अनयूजुअल आइटम को दिमाग में रख के वो इस चीज को प्रोजेक्ट नहीं करता पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बाकी पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक है, अपना वो डिसीजन नहीं लेता, राइट। तो जब भी आपका ऑडिटर अगर सैंपल चूज कर रहा है, यहाँ पे उसने क्या चूज करे हैं? सैंपल चूज करे हैं। तो अगर वो सैंपल में कोई एनोमली आ जाती है, कोई अनयूजुअल उसको कोई आइटम मिल जाता है, तो उस पर्टिकुलर अनोमली के बेसिस पे वो ये डिसाइड नहीं करता कि जो बाकी आपके आइटम्स है पॉपुलेशन के, उसमें मिस स्टेटमेंट है या नहीं है। समझ में आया एनोमली क्या है? एनोमली मतलब कुछ अलग से कोई अनयूजुअल आपका आइटम है। इसको बाद में जब हम स्टैंडर्ड कवर करेंगे वहां पे इसको डिस्कस करेंगे। ओके। ऑडिट रिस्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ऑडिट रिस्क, इसको ध्यान से समझना। आपके ना ये सारे कंसेप्ट दोबारा से आने वाले हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको ये सार पता हो, ताकि जब आप ऑडिट को रिवाइज करो या ऑडिट को जब पढ़ो भी, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो। ऑडिट रिस्क क्या होता है? पहले तो रिस्क ही समझ लो। रिस्क ऑल्दो हम डिस्कस कर चुके हैं। रिस्क का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग गोइंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग गोइंग रॉन्ग, गोइंग रॉन्ग, किसी चीज के गलत होने की प्रोबेबिलिटी को तुम रिस्क कहते हो। लगता है आग लग जाएगी। क्यों लगता है? हो सकता है कि वहां पे जिस हिसाब की वायरिंग है उस हिसाब से आपको लग रहा है कि आग लग सकती है। क्या आग लग गई? नहीं, लगी नहीं है, रिस्क है। अच्छा, लगता है बारिश होने वाली, कपड़े भीग जाएंगे। क्या बारिश हुई? नहीं। क्या कपड़े भीगे? नहीं। क्या बोल रहे हो? लगता है कि आपका रिस्क है। ये क्यों लगता है? बादल आए हुए हैं ना, अब समझ रहे हो। तो कोई सिचुएशन है जिसकी वजह से एक रिस्क है, अभी वो चीज हुई नहीं है, ठीक है। लगता है जिस हिसाब से मैंने पेपर दिए हैं मैं फेल हो जाऊंगा। क्या फेल हो गए? नहीं, अभी रिजल्ट नहीं आया ना, पर जो मैंने अपने काम करे हैं, जिस हिसाब से मैं पेपर दे के आया, मुझे भी पता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, पर अभी मैं फेल हुआ नहीं हूं। ओके, ठीक है। क्या आपने कभी ये बोला लगता है बहुत ज्यादा रिस्क है, मैं पास हो जाऊंगा? नहीं। आप कभी भी किसी भी पॉजिटिव आउटकम के साथ रिस्क को यूज नहीं करते। आप रिस्क का एसोसिएशन किसके साथ करते हो? नेगेटिव आउटकम के साथ। तो जहां पे प्रोबेबिलिटी होती है समथिंग गोइंग रॉन्ग, उसको तुम क्या कहते हो? उसको कहते हो तुम रिस्क। अब हम बात क्या कर रहे हैं? ऑडिट रिस्क की। किसके रिस्क की? ऑडिट रिस्क की। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो यहां पे भी गलत होगा। दया, यहां पे भी कुछ ना कुछ तो गलत है। क्या गलत है? सुनो मेरी बात। ऑडिट रिस्क का मतलब होता है कि आपका ऑडिटर एक इनएप्रोप्रिएट डिसीजन दे देगा। डिसीजन सही वर्ड नहीं होगा ऑडिट में। कौन सा वर्ड सही होगा? वेरी गुड, ओपिनियन वर्ड सही यूज होगा। ऑडिटर अपनी ऑडिट करेगा, एक रिस्क है कि वो इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दे जब उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या? जो उसने चेक करा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली मिस स्टेटेड है। अभी तक तो आपको पता लग ही गया होगा कि मिस स्टेटमेंट क्या और मटीरियल मिस स्टेटमेंट क्या। मटीरियली मिस स्टेटेड मतलब क्या? गलत है, ठीक है। जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटीरियल मिस स्टेटमेंट होती है ना, उसे कहा जाता है मटीरियली मिस स्टेटेड। तो जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली मिस स्टेटेड है,
एक रिस्क है कि आपका ऑडिटर इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे देगा, उसको ऑडिट रिस्क कहा जाता है। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया ये बात, मैं दोबारा बोलती हूँ, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां थी, ठीक है, ये गलतियां मटीरियल भी हैं, तो इन्हें क्या बोला जाएगा? वेरी गुड, मटीरियल मिस स्टेटमेंट। जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मटीरियल मिस स्टेटमेंट हैं उन्हें क्या बोला जाएगा? मटीरियली मिस स्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब आते हैं ऑडिट रिस्क, ठीक है। आपके ऑडिटर ने गलत ओपिनियन दे दिया, गलत ओपिनियन कैसे देगा? अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटीरियल मिस स्टेटमेंट है, वो गलत ओपिनियन दे रहा है, इसका मतलब वो कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ भी गलती नहीं है, यही कह रहा है ना, तभी तो उसने गलत ओपिनियन दिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड, लेकिन आपका ऑडिटर इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे रहा है, वो कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी गलतियां नहीं है। वो कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, जिसको हम अभी इस लेक्चर के एंड में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है, वो मिसलीडिंग नहीं है, बट एक्चुअल में गलतियां हैं। तो ऐसा रिस्क, ऐसी प्रोबेबिलिटी कि आपका ऑडिटर गलत ओपिनियन दे देगा, इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे देगा, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली मिसस्टेटेड हैं, ऐसे रिस्क को कहा जाता है ऑडिट रिस्क, ठीक है। अब थोड़ा सा ट्रू एंड फॉल्स खेलते हैं। क्या? ट्रू एंड फॉल्स दोबारा से खेलेंगे जब आपके चैप्टर में आएगा। ट्रू एंड फॉल्स, क्या आपका ऑडिटर एक सही ओपिनियन दे दे, क्या ये भी रिस्क है? मतलब आपका ऑडिटर सही बोल दे, मतलब सुनो मेरी बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, गिव मी 2 मिनट्स, ठीक है। ओके, सो वेयर वर वी? अब बोलोगे मैम हम तो यही थे, आप ही कहीं जाके आए हो बीच में, ठीक है। सो वी वर डिस्कसिंग ऑडिट रिस्क। तो ऑडिट रिस्क क्या होता है? एक रिस्क कि आपका ऑडिटर एक इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे देगा जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं? मटीरियली मिसस्टेटेड है। अगर मैं इसी स्टेटमेंट को उल्टा कर दूं और मैं बोलूँगी वाइजा वर्सा इज नॉट ट्रू, मतलब अगर इस सेंटेंस को आप उल्टा कर दो तो उसे ऑडिट रिस्क नहीं कहते। मतलब ऑडिट रिस्क, दोबारा से लिखती हूँ फिर उल्टी सेंटेंस लिखूंगी, फिर मैं बताऊंगी कि इसका क्या मतलब है। ऑडिट रिस्क इज अ रिस्क, एक रिस्क है, एक चांस है दैट ऑडिटर विल गिव एन कैसा ओपिनियन? इन एप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। नींद आने लगी तुम्हें? आनी नहीं चाहिए, मेरी क्लास में वैसे नींद नहीं आनी चाहिए। ऑडिट ओपिनियन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड। मैम आप कुछ लिखवाओगे नहीं क्या हमें? मैं जब बोलती हूँ ना तो मेरी बातों को वो ध्यान से सुना करो, मेरे लिए वही लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम पता क्या कर सकते हो? अगर तुम्हें लिखने की आदत है कि तुम्हारा ध्यान इधर उधर जाता है, या फ़ोन, तुम एक तो फ़ोन मत लेके बैठना क्लास में कभी भी। अगर क्लास देख लो तो फ़ोन बंद करके साइड पे रखना, ये बीच बीच में इंस्टाग्राम भी देख लिया और क्लास देख रहे हो, ये मत करना कभी भी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से क्लास सुननी है, तभी इन क्लासेस का बेनिफिट होगा। ओके, अब सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ कि एक रिस्क कि आपका ऑडिटर एक इन अप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दे देगा व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड, उसको कहते हैं ऑडिट रिस्क। मतलब ऑडिटर ये बोल देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी गलतियां नहीं हैं, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां हैं, ये एक रिस्क है, ठीक है। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रिस्क किन वजहों से अराइज होता है। ओके, क्या इस स्टेटमेंट को मैं उल्टा कर दूं वो भी ऑडिट रिस्क है? मतलब कि आपका ऑडिटर एक एप्रोप्रिएट ओपिनियन दे देगा, मतलब आपका ऑडिटर ये बोल रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां हैं लेकिन एक्चुअल में नहीं है, तो उसे आप ऑडिट रिस्क नहीं कहते, क्योंकि मैंने आपको बताया रिस्क का मतलब क्या होता है कि कुछ गलत होने के चांसेस, और गलत कब होगा?
जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां हैं पर आपका ऑडिटर कह रहा है कि गलतियां नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट होके बाहर गई तो जो यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वो उनके ऊपर भरोसा करेंगे और वो अपना गलत डिसीजन लेंगे। ठीक है, सो आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर? ओके, सो दिस इज व्हाट योर ऑडिट रिस्क इज। फिर आती है ऑडिट की कंक्लूजन। अब आप आ गए हो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे। अब बताओ लास्ट स्टेज कौन सी है? वो है आपकी कंक्लूजन की स्टेज। पहली स्टेज क्या थी मैम? कौन सी स्टेज हम भूल चुके हैं, हमारे दिमाग में कुछ नहीं है, दोबारा से बताओ क्या स्टेज? मैंने आपको कल क्या बताया था मैम? कल और परसों भी आपने सिर्फ ऑडिट की डेफिनेशन में ही हमें उलझाया हुआ है। ठीक है, तो ऑडिट की डेफिनेशन बता दो मैम। ऑडिट की डेफिनेशन, ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है जहां पे इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जाता है विद द व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। मतलब आप मुझे बता रहे हो कि आप इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करके क्या ऑब्टेन करना चाहते हो? ओपिनियन। ठीक है, ये ओपिनियन तक आप पहुंचे कैसे मैम? रिलायंस कंपनी आई है हमारे पास। ठीक है, जब रिलायंस कंपनी आई हम बहुत खुश हुए। हमने उस रिलायंस कंपनी की ऑडिट को एक्सेप्ट किया। हमने बात भी करी थी एक्सेप्टेंस की। ठीक है, तो हमने उसकी ऑडिट को क्या करा? एक्सेप्ट किया और हमने अपनी ऑडिट करना शुरू किया। ठीक है, ऑडिट कैसे करना शुरू किया मैम? सबसे पहले ऑब्वियसली हमने क्या करी? अपनी ऑडिट की प्लानिंग करी। ठीक है, जब प्लानिंग कर ली उसके बाद आपने ही हमें बोला कि तुम क्या करो? अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करो एंटिटी की, क्योंकि जब तक हम एंटिटी को नहीं समझेंगे, रिलायंस कंपनी को नहीं समझेंगे, उसके लगे उस एंटिटी में लगे हुए इंटरनल कंट्रोल्स को नहीं समझेंगे, उनके अकाउंटिंग सिस्टम्स को नहीं समझेंगे, उनके सिस्टम्स, उनके प्रोसीजर्स को नहीं समझेंगे, उनके रिस्क को नहीं समझेंगे, हम ऑडिट नहीं कर सकते। तो हमने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी एंटिटी की, और इसी अंडरस्टैंडिंग की लेवल पे आपने एक वर्ड हमें बताया था, रैप, मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, वो परफॉर्म किया। ठीक है, तो जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग थी एंटिटी की और जो भी हमारे रिजल्ट थे इन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के, उनको बेस बनाकर हमने कुछ और काम किया। क्या काम किया? हमने और ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, और उन ऑडिट प्रोसीजर को हमने क्या बोला? फर्दर ऑडिट एविडेंसेस, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, जब ऑडिटर ने ये फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे तो उसको क्या मिले मैम? उसको कुछ ऑडिट एविडेंसेस मिले। क्या मिले? कुछ ऑडिट एविडेंसेस। और आपने ये भी बताया कि ये ऑडिट एविडेंसेस कैसे होनी चाहिए? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस होने चाहिए। इन ऑडिट एविडेंसेस को बेस बनाकर मेरा ऑडिटर क्या करता है? कंक्लूजन निकालता है। क्या करता है? कंक्लूजन निकालता है कि जो भी उसने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, जो भी उसको ऑडिट एविडेंसेस मिले उन ऑडिट प्रोसीजर से, उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, मतलब उसको क्या लगता है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल ट्रू एंड फेयर व्यू देती है या नहीं देती है। डेमो लेक्चर नंबर 2। कहीं ऐसा तो नहीं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट है? अगर हैं तो वो भी यहाँ पे कंक्लूजन में आएगा। मतलब आपके ऑडिटर की कंक्लूजन क्या है? जो भी उसने इतनी सारी चेकिंग करी है उसकी कंक्लूजन क्या है? इसी को आप कंक्लूजन कहते हो। ठीक है, और क्योंकि ये ऑडिट की कंक्लूजन है तो इसे क्या बोला जाएगा? ऑडिट कंक्लूजन। तो जो भी आपके ऑडिटर की असेसमेंट है एंड ओपिनियन अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो मतलब जो भी उसकी अल्टीमेटली ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद उसने जो भी एविडेंसेस कलेक्ट करे, उन एविडेंसेस के बेसिस पे उसकी क्या कंक्लूजन है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट है या मिस स्टेटमेंट नहीं है, ये उसकी कंक्लूजन है। ठीक है, इस कंक्लूजन को वो कहाँ पे इशू करता है? आपको पहली ही क्लास में बताया, ऑडिट रिपोर्ट में इशू करता है इन दी फॉर्म ऑफ, फटाफट बताओ क्या? इन दी फॉर्म ऑफ ओपिनियन इशू करता है। ओपिनियन की स्पेलिंग गलत लिखी है, इन दी फॉर्म ऑफ ओपिनियन इशू करता है। इस चीज़ के ऊपर हमें डिस्कस नहीं करना है कि ये क्या बात हो रही है। जो डिस्कस करेंगे हम वो करेंगे ओपिनियन के ऊपर। मतलब आपको समझ में आ रहे हैं हम कहाँ पे हैं अभी? ऑडिट के स्टेज पे हम ऑडिट खत्म कर रहे हैं। ऑडिट सब्जेक्ट नहीं खत्म हो रहा, ऑडिट की जो प्रोसेस है उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर, अगर आप स्टेप देखो ना अपने मेन, वो स्टेप्स खत्म हो रहे हैं आपके सिलेबस में। इन्हीं स्टेप के ऊपर खड़ा होके एक एक स्टेप को हमें सीखना है। ठीक है, तो जब आपका ऑडिटर एविडेंसेस कलेक्ट कर लेगा, उन एविडेंसेस को बेस बनाकर अपनी कंक्लूजन ड्रॉ करेगा, उस कंक्लूजन को वो ओपिनियन की फॉर्म में इशू कर देगा। कहाँ पे? ऑडिट रिपोर्ट में। मैम ये वो ओपिनियन क्यों दे रहा है? वो ये क्यों नहीं बोल रहा कि मैं 100% आपको एक सर्टिफिकेट देता हूं,
ये लिख के देता हूं कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी गलतियां नहीं है। अभी तक आपको पता ही होगा, क्या मेरा ऑडिटर एक सर्टिफिकेट दे सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी गलतियां नहीं है? क्या वो ट्रू एंड करेक्ट, करेक्ट मतलब 100% करेक्ट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उसने चेक करी है? क्या वो ऐसा बोल सकता है? नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि वो एक रीजनेबल एश्योरेंस लेता है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं लेता। इस वजह से ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है। वो कहता है देखो मेरे ओपिनियन में, वो कहता है मेरे ओपिनियन में मैंने जो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, उन ऑडिट प्रोसीजर्स से मुझे जो ऑडिट एविडेंसेस मिले, उन ऑडिट एविडेंसेस से जो मेरी कंक्लूजन है, तो उस ओपिनियन से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल ट्रू एंड फेयर, ट्रू एंड करेक्ट नहीं, करेक्ट वहां पे वर्ड यूज होता है जहां पे वो सर्टिफिकेट देता है, 100% श्योरिटी देता है। ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑडिटर क्या देता है? ओपिनियन देता है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि जो काम मैंने करे हैं ना, उनके बेसिस पे मैं ये बात बोल रहा हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग नहीं है, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। समझ में आया? इसीलिए ऑडिट में ऑडिटर हमेशा क्या देगा? ओपिनियन देगा, अपना ओपिनियन। जैसे आपका ओपिनियन अलग अलग हो सकता है। आपका ओपिनियन हो सकता है कि मिस्टर राम इंटेलिजेंट है, शाम को लग सकता है कि मिस्टर राम इंटेलिजेंट नहीं है। तो सबको अलग अलग आपका ओपिनियन में क्या इन्वॉल्व होती है? सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। किसी इंसान को कोई चीज अच्छी लग सकती है, किसी दूसरे इंसान को वही चीज गलत लग सकती है। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि अगर ये रिलायंस कंपनी तुम्हारे पास आके, तुम्हारे पास ना आके किसी और के पास गई होती अपनी ऑडिट कराने, और तुमने जो ओपिनियन दिया, जो ऑडिट प्रोसीजर्स तुमने परफॉर्म करे, जो ऑडिट एविडेंसेस तुमने कलेक्ट करे, और जो तुम्हारी कंक्लूजन है, मान लो तुम्हारी कंक्लूजन है कि आपकी रिलायंस कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग नहीं है। अगर ये रिलायंस कंपनी तुम्हारे पास ना आकर किसी और फर्म के पास गई होती, किसी और ऑडिटर के पास गई होती, तो हो सकता है कि उस ऑडिटर का ओपिनियन कुछ और होता। हो सकता है। क्यों मैम? क्योंकि वो ऑडिटर अपनी जजमेंट के हिसाब से ऑडिट करेगा ना, अपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, अपनी रिस्क की असेसमेंट करेगा, अपने हिसाब से अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा एंटिटी की। तो हो सकता है कि उसका ओपिनियन अलग हो। ठीक है, तो इसी वजह से ओपिनियन देते हो आप ऑडिट में, सर्टिफिकेशन नहीं देते। और ओपिनियन में सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। इनफैक्ट आपका ऑडिटर जो ऑडिट करता है वो अपने आप में ही बहुत सारी जजमेंट के ऊपर बेस्ड होती है। वो बहुत सारी जजमेंट लेता है कि मुझे कौन कौन से रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए। ये उसका जजमेंट का मैटर है। उसकी मटीरियलिटी लेवल क्या होनी चाहिए, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग, खुद की जजमेंट है। बहुत सारे फैक्टर्स देखता है वो। स्टैंडर्ड्स जो आपके इंस्टीट्यूट ने इशू करी हुई रेफरेंसेस, उन रेफरेंसेस को देखता है। बट इन दी एंड डिसीजन उसका है कि किस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है, कौन सा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके कौन सी इंफॉर्मेशन उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस देती है। ये सारी की सारी जो बोझ है, ये जो भार है, ये आपके ऑडिटर के कंधे के ऊपर है। ठीक है, तो इसी वजह से ऑडिटर हमेशा ऑडिट में क्या देगा? ओपिनियन देगा। ठीक है, अब ये ओपिनियन भी अलग अलग टाइप का हो सकता है। मुझे ओपिनियन की मुझे लगता है स्पेलिंग ही नहीं आती है एक्चुअली। मेरे को ना पता है क्या, जैसे दर्शिल सफारी था ना वो तारे ज़मीन पे, मेरा ऐसा थोड़ा सा सीन है। मेरे को मुश्किल चीज़ें आ जाती हैं, ईजी चीज़ों में मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ। ठीक है, तो ओपिनियन देगा। सी अब आ गई ना, तो पता नहीं कहाँ मैं लॉस्ट हो जाती हूँ। तो ये क्या है? ओपिनियन। ओपिनियन भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, एक होगा आपका, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। आपने नोटबुक लगाई है? मैंने आपको क्या बोला था, नॉर्मल आपकी जो फर्स्ट इंट्रो वाली क्लास है जो आपने नहीं देखी होगी, कि आप एक छोटी सी नोटबुक लगा लेना, ज़्यादा मोटे लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर मुझे ऐसा लगेगा कि आपको नोट डाउन करवाना है तो आप नोट डाउन कर सकते हो, वो भी अभी के लिए। लेटर ऑन तो आपको ये बुक मिल जाएगी। ऑल्दो ये बुक, ये जो नोट्स हैं आपको ये बुक के अंदर नहीं मिलेंगे, इसकी आपको PDF मिल जाएगी। आपको निकलवाने हैं ये नोट तो आप निकलवा लो, नहीं निकलवाने हैं तो मत निकलवाओ। मैम आप क्या एडवाइस करोगे? मैं बोलूँगी चलो ठीक है, आप निकलवा के रख लो, अपनी बुक के बीच में लगा लो इसे। बाद में आपको इनकी ज़रूरत भी महसूस नहीं होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके टिप्स पे हो जाएंगी। ठीक है, अभी आपको फील हो रहा होगा कि आपके पास कोई मटेरियल नहीं है, बट बाद में आपको कोई भी इस मटेरियल की नीड ही नहीं फील होगी। ओके, वापस आ जाओ, ये आप लिख सकते हो। ओके,
ओपिनियन, अगर आपके पास बुक नहीं आई है अभी तक तो आप इसको किसी नोटबुक में लिख सकते हो। एक नोटबुक तो लगा लो आप, अगर मुझे कोई चीज़ लिखवानी है, कोई रेफरेंसेस देनी है, तो आपके पास एक छोटी सी नोटबुक तो होनी चाहिए। और ऑडिट को लिख कर प्रैक्टिस करना, जितना हो सके ऑडिट को लिख के प्रैक्टिस करना। आपके पास चार्ट जो मैं बनाऊंगी उसके भी 2 ऑप्शन होंगे। मैं आपको चार्ट पीडीएफ की फॉर्म में सेंड करूंगी, वो प्रिंट नहीं हो सकते पीडीएफ, ठीक है, क्योंकि मैं आपको हैंड रिटन चार्ट खुद से दूंगी, फोटो स्टेट करा के ऑब्वियसली। आप खुद भी उन पीडीएफ से अपने हैंड रिटन चार्ट्स बना सकते हो देखकर। मैम इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। आपको सारा का सारी चीज़ जो हमने चैप्टर में पढ़ी है वो आपके खुद की राइटिंग में, आपके खुद के हाथ के बने हुए नोट्स पे आपके पास होगी। और अभी आपके पास टाइम है, बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। और ऑब्वियसली मैं तो दूंगी ही, तो आपको तो मिल ही जाएंगे बाद में। लेकिन अगर समझदार बच्चा होगा तो खुद से साथ साथ में वो नोट बनाता रहेगा, चार्ट बनाता रहेगा, देन इट विल बी सुपर यूजफुल। तो आप वापस आओ, ये सारी चीज़ें बाद में भी आएंगी, ठीक है। ओपिनियन क्या है? ओपिनियन 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका मॉडिफाइड ओपिनियन, तो अपना हाथ चलाते रहो, रफ कॉपी में चलाते रहो बेशक, बस चलाते रहो। एक होता है मॉडिफाइड ओपिनियन, एक है आपका अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अरे यार, अनमॉडिफाइड ओपिनियन मेरा, एक होता है आपका मॉडिफाइड ओपिनियन और एक होता है आपका अनमॉडिफाइड फिर अटक गई ओपिनियन पे। ये एक होता है आपका अनमॉडिफाइड ओपिनियन, ठीक है। मॉडिफाइड ओपिनियन मतलब नेगेटिव ओपिनियन। नेगेटिव ओपिनियन, आपका ऑडिटर कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां हैं, उसको कहते हैं मॉडिफाइड ओपिनियन। वो अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर रहा है, क्लीन रिपोर्ट नहीं दे रहा। अनमॉडिफाइड ओपिनियन होता है जहां पे आपका ऑडिटर क्लीन रिपोर्ट देता है, साफ सुथरी सफेद रिपोर्ट देता है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने चेक करी है उसमें कोई भी गलतियां नहीं है। उस टाइम पे आपका ऑडिटर क्या देता है? अनमॉडिफाइड ओपिनियन देता है, क्लीन रिपोर्ट देता है। मॉडिफाइड ओपिनियन में आपका ऑडिटर नेगेटिव रिपोर्ट देता है कि जो मैंने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चेक करी, जो ऑडिट मैंने परफॉर्म करे, उन ऑडिट प्रोसीजर से जो मुझे ऑडिट एविडेंसेस मिले, उन ऑडिट एविडेंसेस से जो मेरी कंक्लूजन है, उन कंक्लूजन के बेसिस पे मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है, मैं अपना ये ओपिनियन दे रहा हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। अलग अलग टाइप के आपके ओपिनियन होते हैं, मॉडिफाइड ओपिनियन भी, जिसको हम आपके एसे नंबर 705 में कवर करते हैं और आपकी वर्डिंग्स चेंज होती है, ठीक है। थोड़ा सा ओवर लुक दे देती हूँ कि क्या क्या किस किस टाइप के आपके मॉडिफाइड ओपिनियन होते हैं। सबसे पहला एक होगा आपका क्वालिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक है। उसके बाद दूसरा होगा, आप इसको बना सकते हो, चार्ट को बनाएं कैसे? मैम इतना तो गंदा बना रही हूँ, दोबारा से बना देती हूँ यार, ऐसी भी क्या बात है, सब कुछ आपको मिलेगा ही। ओपिनियन, ठीक है। ओपिनियन भी कौन सा? ऑडिट का ओपिनियन। 2 टाइप के होंगे, अब बना लो साथ साथ में। एक होगा मॉडिफाइड ओपिनियन, एक होगा आपका अनमॉडिफाइड ओपिनियन, ठीक है। ये समझ में आया? ओपिनियन की स्पेलिंग देख लेना। मॉडिफाइड ओपिनियन भी आपके 3 टाइप के होंगे, एक क्वालिफाइड ओपिनियन, एक एडवर्स ओपिनियन, एक डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ये क्या बोले जा रहे हो? तुम सुनते जाओ, मैं जो बोले जा रही हूँ तुम सुनते जाओ, ये दोबारा से आएंगे, तुम टेंशन मत लो, बट अभी समझने आए, ठीक है। क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। इतना याद रखो, मॉडिफाइड ओपिनियन है तो मतलब तीनों ही सिचुएशन में रिपोर्ट क्या है? नेगेटिव है। अनमॉडिफाइड ओपिनियन है तो इसका मतलब क्लीन रिपोर्ट है, इसके बारे में तो डिस्कस नहीं करेंगे, साफ सुथरी रिपोर्ट है। क्वालिफाइड ओपिनियन में भी 2 चीज़ें हो सकती हैं, 2 जगह पे। अच्छा, सबसे पहले क्वालिफाइड ओपिनियन दिया कब जाता है? क्वालिफाइड ओपिनियन दिया कब जाता है? जब आपका इफेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट, देखो अगर आप मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो इसका मतलब मिस स्टेटमेंट आपको मिली है, और आपके लिए कौन सी मिस स्टेटमेंट होंगी? वो होंगी आपके लिए मटीरियल मिस स्टेटमेंट,
तो उन्हीं के इफेक्ट को इवेल्युएट करके आप एक नेगेटिव रिपोर्ट दे रहे हो। इतना आपको समझ में आता है कि अगर कोई भी गलती नहीं है तो आप मॉडिफाई नहीं करोगे अपनी रिपोर्ट को, मतलब नेगेटिव ओपिनियन नहीं दोगे, तब तो आप क्लीन रिपोर्ट दोगे। अगर आप मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो इसका मतलब आपको गलतियां मिली हैं। तो जहां पे आपकी जो मिस स्टेटमेंट है वो क्या है, मटीरियल मिस स्टेटमेंट है, ठीक है, बट नॉट परसुएसिव। अब पता लगा ये वर्ड की रेलिवेंस जो हमने ऊपर देखा था। अगर मटीरियल मिस स्टेटमेंट है बट परसुएसिव नहीं है, उनका इफेक्ट परसुएसिव नहीं है, तो उस केस में आपका ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन देता है। लेकिन अगर आपकी जो मिस स्टेटमेंट है वो मटीरियल मिस स्टेटमेंट है और उसका इफेक्ट भी क्या है, परसुएसिव है, इफेक्ट भी परसुएसिव है, मतलब इट इज लाइकली टू अफेक्ट द डिसीजन ऑफ द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आपका ऑडिटर क्या देता है, एडवर्स ओपिनियन देता है। ठीक है, ये डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कब दिया जाता है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन उस सिचुएशन में दिया जाता है जब आपका ऑडिटर ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट ही नहीं कर पाता, भैया जी हमारे ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, उस केस में वो डिस्क्लेमर देगा। अभी रुको, वो भी तब जब इन ऑडिट एविडेंसेस को ना कलेक्ट करने का इफेक्ट मटीरियल है एंड परसुएसिव है, तब डिस्क्लेमर देगा। और मैम ये आप बोल क्या रहे हो कि ऑडिट एविडेंसेस नहीं कलेक्ट कर पा रहा है, मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई कि आपका ऑडिटर ऑडिट नहीं कर पा रहा है, मैनेजमेंट उसको नहीं करने दे रही ऑडिट, वो इन्फॉर्मेशन मांगता है मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट कहती है मैं नहीं दूंगी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया हुआ है, इसी वजह से मैनेजमेंट उसको इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती। तो जब मैनेजमेंट उसको इन्फॉर्मेशन नहीं देगी तो ऑडिट प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करेगा वो, और अगर ऑडिट प्रोसीजर नहीं परफॉर्म करेगा तो ऑडिट एविडेंसेस कैसे कलेक्ट करेगा, नहीं कर सकता ना, तो वो ऑडिट नहीं कर पा रहा है। तो अगर ऑडिट नहीं कर पा रहा है और बंदे ने एक्सेप्ट कर लिए, तो अब उस सिचुएशन में अगर ऑडिट एविडेंसेस नहीं कलेक्ट कर पा रहा है और उसका इफेक्ट मटीरियल है और परसुएसिव है, ठीक है, तो वो देगा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। और अगर वो ऑडिट नहीं कर पा रहा है बट इस ऑडिट ना करने का जो इफेक्ट पड़ रहा है वो मटीरियल है बट परसुएसिव नहीं है, तो वो क्या देगा, तो वो क्वालिफाइड ओपिनियन देगा। समझ में आया आपको? तो दोबारा से बता दो एक बार, ओपिनियन दो टाइप के होते हैं, मॉडिफाइड ओपिनियन और अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अनमॉडिफाइड ओपिनियन मतलब उसको कोई गलती नहीं मिली, उसने ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट कर लिए हैं, वो सेटिस्फाइड है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं, उसने क्लीन रिपोर्ट दे दी। दूसरा होता है आपका मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड ओपिनियन में वो नेगेटिव रिपोर्ट देता है, क्लीन रिपोर्ट नहीं है। नेगेटिव रिपोर्ट कब देगा, जब उसको मिस स्टेटमेंट मिली है या फिर वो ऑडिट एविडेंसेस नहीं कलेक्ट कर पाया है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे मिस स्टेटमेंट मिली है, मतलब वो काम कर पाया है, उसको मिस स्टेटमेंट मिली है। दो सिचुएशन हो सकती हैं, अगर उन मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट मटीरियल है और क्या है, परसुएसिव है। अगर उन मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट क्या है, मटीरियल है एंड परसुएसिव है, तो वो देगा एडवर्स ओपिनियन। अगर उन मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट मटीरियल है बट परसुएसिव नहीं है, तो वो क्या देगा, वो देगा क्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन। और अगर वो ऑडिट एविडेंसेस नहीं कलेक्ट कर पाया और उसके ऑडिट एविडेंसेस ना कलेक्ट करने का इफेक्ट मटीरियल एंड परसुएसिव है, तो देगा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। और उसके ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट ना करने का इफेक्ट मटीरियल है बट परसुएसिव नहीं है, तो देगा क्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन। चार चीजें समझ में आई आपको? एक बार फिर से बता दो, क्या दो चीजें होंगी जब वो ओपिनियन देगा, या तो वो क्लीन ओपिनियन देगा या तो वो मॉडिफाइड ओपिनियन देगा। क्लीन ओपिनियन देगा तो हमारा कोई कंसर्न नहीं है, उसने ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करे, उसको लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, खत्म होगी बात। मैं इतना फोकस इसलिए कर रही हूँ बार बार, बहुत बार आपको जब आप चैप्टर को पढ़ोगे इस रिपोर्टिंग की बात आएगी, ठीक है, तो वो अपना क्लीन रिपोर्ट देगा। लेकिन दो आपका ऑडिटर अगर मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा है तो वो दो रीजंस की वजह से, ब्रॉड दो कैटेगरी हैं जब वो मॉडिफाइड ओपिनियन दे सकता है। फिर से बता रही हूं क्या, एक उसको मिस स्टेटमेंट मिली है, कैसी मिस स्टेटमेंट, मटीरियल मिस स्टेटमेंट। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, वो आपकी ऑडिट नहीं कर पा रहा है,
ऑडिट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। मटीरियल मिस स्टेटमेंट मिली, इसका भी दो इफेक्ट हो सकते हैं, मटीरियल एंड परसुएसिव, मटीरियल बट नॉट परसुएसिव, ठीक है। ऑडिट नहीं कर पा रहा है, इसके भी दो इफेक्ट हो सकते हैं, मटीरियल एंड परसुएसिव, मटीरियल बट नॉट परसुएसिव, ठीक है। अगर मटीरियल एंड परसुएसिव है और उसको गलतियां मिली तो एडवर्स ओपिनियन, तो एडवर्स ओपिनियन, और इफेक्ट मटीरियल है बट नॉट परसुएसिव है तो वो कैसा ओपिनियन देगा, अपना क्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक है। और अगर वो ऑडिट एविडेंसेस नहीं कलेक्ट कर पाया, ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं परफॉर्म कर पाया और इफेक्ट मटीरियल है एंड परसुएसिव है तो उस केस में वो देगा डिस्क्लेमर, नहीं तो वो फिर से क्या देगा, क्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन। दोबारा से सफाई से बना देती हूँ, ये वाला नोट कर लेना, आपको ईजी रहेगा, ठीक है। मैम ऊपर वाला नोट कर लिया हमने, तो फिर मत करो नोट, मत करो, आपके लिए मैं चीज़ें ईजी कर रही हूँ इसलिए दोबारा बना रही हूँ। ओपिनियन कितने टाइप के होते हैं, अभी तक तो याद हो गया होगा, फटाफट बोलो यार, मॉडिफाइड ओपिनियन और अनमॉडिफाइड ओपिनियन। थोड़ा ज़ोर से बोलो ना, मेरे को सुनाई भी नहीं दे रहा। अनमॉडिफाइड ओपिनियन, अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या हुआ, वो क्या इशू कर रहा है, क्लीन रिपोर्ट, बात ही खत्म होगी। मॉडिफाइड ओपिनियन भैया दो वजह से आ सकते हैं, क्या वो ऑडिट कर पाया और उसको उसने जब ऑडिट करी तो उसको क्या मिली, मटीरियल मिसस्टेटमेंट मिली। दूसरा, आपका ऑडिटर ऑडिट नहीं कर पाया, ऑडिट नहीं कर पाया, समझ में आया, ठीक है। ऑडिट कर पाया और उसको जो गलतियां मिली उसका जो इफेक्ट है, ये तुम साथ साथ में लिख लो या फोटो ले लो, जो भी तुम्हें सही लग रहा है, उसका जो इफेक्ट है वो क्या है, मटीरियल है, उसके साथ साथ परसुएसिव है, ठीक है। और अगर इन मटीरियल मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट दूसरा क्या हो सकता है, मटीरियल हो सकता है बट नॉट परसुएसिव, ठीक है। तो मटीरियल है और परसुएसिव भी है, तो इस केस में आपका ऑडिटर क्या ओपिनियन देगा। तुम इतने इंटेलिजेंट बन चुके, मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुमने ऑडिट खत्म ही कर दी, ये लास्ट चैप्टर है तुम्हारा ऑडिट के फ्लो का, एडवर्स ओपिनियन। और अगर मटीरियल है बट परसुएसिव नहीं है तो क्या देगा, क्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक है। और अगर यही चीज़ यहाँ पे है तो मतलब वो ऑडिट एविडेंसेस नहीं कलेक्ट कर पा रहा और उसके ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट ना करने का इफेक्ट मटीरियल है और परसुएसिव है तो वो क्या देगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, और इफेक्ट मटीरियल है बट नॉट परसुएसिव है तो वो क्या देगा, क्वालिफाइड ओपिनियन। तो मतलब अगर इसको समराइज और करें, जहाँ पे मटीरियल है बट नॉट परसुएसिव है, दोनों ही सिचुएशन में वो क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहा है, और जहाँ पे इफेक्ट मटीरियल है, परसुएसिव है, वो काम कर पाया तो एडवर्स, नहीं तो डिस्क्लेमर, ठीक है। इतनी डिस्कशन बहुत है आपके इस फाउंडेशन क्लासेस के लिए। ये वही बात लिखी है, मॉडिफिकेशन मतलब जहाँ पे वो नेगेटिव ओपिनियन देता है। क्वालिफाइड ओपिनियन में बता चुकी हूँ आपको क्या है, एडवर्स ओपिनियन में बता चुकी हूँ, डिस्क्लेमर क्या है। एक लास्ट पॉइंट रह गया आपका, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। व्हाट इज दिस डॉक्यूमेंटेशन, ये जो सारा, ये लो फोटो ले लो या बना लो, मुझे पोस्ट कर लो, ठीक है, पोस्ट कर लेना। आगे ये जो सारा काम आपके ऑडिटर ने कर दिया, एक बार फिर से बता दोगे प्लीज़, क्या बता दे, बताना ही पड़ेगा आपको। अगर ऑडिट आपको रटना है ना, रटना वो भी समझ के कि मतलब आपके टिप्स पे हो जाए जब क्लास खत्म हो, तो मेरे साथ आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। क्या काम किया आपने, मैम हमने ना अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी है एंटिटी की, ठीक है। और सबसे पहले तो हमारे पास क्लाइंट आया, ठीक है, ये मैंने आपको स्टेप नंबर 4 को थोड़ा सा डिस्कस करवाया था। क्लाइंट आया, तो जब वो क्लाइंट आया तो हमने वहाँ पे ना उसको एक्सेप्टेंस दी, ठीक है। और जब हमने उसको एक्सेप्टेंस दी तो एक इंगेजमेंट लेटर बना दिया था, ठीक है। इंगेजमेंट लेटर के अंदर हमने टर्म्स एंड कंडीशन लिख दी थी कि ये जो हम इंगेजमेंट मतलब ये जो ऑडिट हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशन लिखी थी कि ये जो ऑडिट हम एक्सेप्ट कर रहे हैं इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास क्लाइंट आ गए तो हमने अपनी ऑडिट की प्लानिंग करना शुरू किया, ठीक है। उसके बाद
हम यहाँ पे नहीं रुके, आपने हमें बताया कि अगर ऑडिट करनी तो सबसे पहले तुम अंडरस्टैंडिंग भी ऑब्टेन करो, एंटिटी को समझो, उसके क्लाइंट को समझो, तो हमने उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी। फिर हमने उसके सिस्टम्स को समझा, उसके प्रोसीजर्स को समझा, उस एंटिटी ने जो जो भी इंटरनल कंट्रोल्स लगाए हैं उनको समझा, कौन कौन से वहाँ पे रिस्क है उनको समझा। ठीक है, जब हमें अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर ली, उस टाइम पे आपने ये भी बोला कि अंडरस्टैंडिंग के टाइम पे ही तुम्हें रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, तो तुम ये आइडेंटिफाई कर लेना कि इस एंटिटी के किस किस एरिया में गलतियां होने का रिस्क है। अभी गलतियां मिली नहीं है, तुम क्या आइडेंटिफाई कर रहे हो कि रिस्क कहाँ कहाँ पे हो सकता है। तो हमने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करके रिस्क की आइडेंटिफिकेशन भी कर ली। उसके बाद आपने हमें बोला था कि ऑडिट एविडेंसेस तो कलेक्ट करने पड़ेंगे ऑडिटर को, अगर उसको अपना ओपिनियन देना है तो ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए आपके ऑडिटर को कुछ काम करने पड़ेंगे, जिन काम को ऑडिट में क्या बोलते हो, ऑडिट प्रोसीजर्स। और आपका ऑडिटर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स तो परफॉर्म कर चुका है, उसके जो भी उसके रिजल्ट हैं, जो भी उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसके बेसिस पे उसने क्या परफॉर्म करे हैं, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे हैं। ठीक है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स जब उसने परफॉर्म करे, उसको क्या मिले, ऑडिट एविडेंसेस। उसने क्या देखा, क्या ये सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस है, हाँ। फिर उसने क्या किया, फिर उसने इसकी करी इवेल्युएशन, या फिर आप बोल दो उसने करा एनालिसिस। ठीक है, तो जो भी उसकी इवेल्युएशंस है इन ऑडिट एविडेंसेस की, जो भी ऑडिट एविडेंसेस की एनालिसिस है, उसको क्या मिली होंगी, कुछ ना कुछ क्या मिली होंगी, कंक्लूजन। और इसी कंक्लूजन को उसने अपनी ओपिनियन की फॉर्म में ऑडिट रिपोर्ट में इशू कर दिया है। ये किया है उसने, बस यही तुम्हारी ऑडिट है। तुम्हें अब ऑडिट का फ्लो पता लग गया है। ठीक है, एक बार फिर से बता दो, ये फ्लो तुम्हें याद होना चाहिए। ये जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ ये एक सेंटेंस बन के बहुत जगह पे आता है ऑडिट में। क्या कि ऑडिटर ने क्या किया, ऑडिटर ने सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी एंटिटी की। ठीक है, और उस सबसे पहले नहीं, मतलब जहाँ से आपकी ऑडिट शुरू होती है, क्योंकि उससे पहले तो वो एक्सेप्टेंस दे रहा है और प्लानिंग कर रहा है। जब उसने ऑडिट करना शुरू किया तो कैसे करना उसने शुरू किया, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी आपकी एंटिटी की, उसके इन्वायरमेंट को समझा। ठीक है, उसके साथ साथ उसने वहां पे आपकी एंटिटी में कहाँ कहाँ पे रिस्क है, गलतियां होने का, मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने का, उन एरियाज को आइडेंटिफाई किया बाय परफॉर्मिंग द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। उस एंटिटी में आपकी एंटिटी ने उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए क्या क्या कंट्रोल्स लगाए हैं, आपके सिस्टम क्या है, प्रोसीजर क्या है, उसको समझा। ठीक है, उसके बाद मैं चाहती हूं आपको ये फ्लो याद हो, तो मेरे साथ बोलो। उसके बाद उसने क्या क्या अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने के बाद उसके जो भी रिजल्ट थे उन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के, उनको बेस बना के उसने क्या परफॉर्म करे, फर्दर ऑडिट एविडेंसेस परफॉर्म करे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे। और जो भी उसके रिजल्ट होंगे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स के, उससे उसको क्या मिले, ऑडिट एविडेंसेस मिले। और वो ऑडिट एविडेंसेस कैसे होने चाहिए, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस होनी चाहिए। फिर उसने क्या किया, इन ऑडिट एविडेंसेस से उसने एनालिसिस किया, इवैल्यूएशन करी, और जो भी उसका रिजल्ट था उससे उसने क्या ड्रॉ करी, आपकी कंक्लूजन ड्रॉ करी। और उस कंक्लूजन को उसने ओपिनियन की फॉर्म में अपनी रिपोर्ट के अंदर इशू कर दिया। तुम्हें समझ में आ रहा है उसने क्या किया? हाँ, अब बात हो रही है डॉक्यूमेंटेशन की। डॉक्यूमेंट बना रहा है वो, क्या बना रहा है, डॉक्यूमेंट। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट ना, बहुत सारे डॉक्यूमेंट। किस चीज़ के, वो बना रहा है आपकी एक फाइल। मैम किस चीज़ की फाइल, इस भैया जी ने, इस ऑडिटर ने जो भी काम किया, कहाँ से लेकर इंगेजमेंट लेटर बनाने से लेकर अपनी रिपोर्ट इशू करने तक, सबका इसको एक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, सबका उसको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। क्या उसके रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर थे, क्या उसके फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स थे, क्या उसने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, क्या उसको एविडेंसेस मिले, क्या उसकी कंक्लूजन्स थी, क्या उसको रिस्क आइडेंटिफाई हुए, क्या उसका ओपिनियन है, सब कुछ उसको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। क्या ये मैंडेटरी है कि उसकी मर्जी है कि रखे तो रखे, नहीं तो नहीं रखे? ये मैंडेटरी है। ऐसा कौन कहता है? ऐसे नंबर 230 में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सीखते हैं। वैसे इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ से आती है? इसकी रिक्वायरमेंट आती है SQC 1 से। ठीक है, सो दिस इज योर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, एंड दिस इज एंड ऑफ योर ग्लोसरी। ये सारी चीज़ें आपको दोबारा से देखने को मिलेंगी, पर जो अंडरस्टैंडिंग आपने अब ऑब्टेन करी है वो आपको लाइफ में याद रहेगी। अभी भी ये फाउंडेशन ख़त्म नहीं हुई है। ये जो स्टेप नंबर 4 आपको छुड़वा दिया गया था, इसको दोबारा से हम डिस्कस करेंगे एक बार। लेकिन ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, आपको ये ऑलरेडी आता है।
आता है, जो मैंने अभी आपको फ्लो बताया ना कि आपका ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा, प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, ये सारी बातें यहीं पे लिखी हुई हैं, बस आपके चैप्टर के साथ इंटीग्रेशन करवानी है, ठीक है। और जब ये आपका ख़त्म हो जाएगा, प्रोबेबली शायद हम अगली ही क्लास के अंदर शुरू कर दें आपका चैप्टर नंबर 1, ठीक है। या मेरा ऑब्जेक्टिव वैसे चैप्टर नंबर 1 शुरू करने का नहीं है, मैंने आपको बताया भी था कि चैप्टर नंबर 11 आपका चैप्टर नंबर 1 होना चाहिए था, तो हो सकता है मैं चैप्टर नंबर 11 शुरू करूं पहले, फिर चैप्टर नंबर 1 से हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखती हूँ मेरी क्या प्लानिंग है, कैसे चीज़ें वर्कआउट होती हैं, उसके हिसाब से वील डिसाइड। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू हैव नॉट। यू वांट टू बाय द क्लास, आपको व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, क्योंकि डेमो क्लासेस हैं। अगर आपको समझ में आ रही है, आपको मज़ा आ रहा है, तो आप बाय भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको खुद पढ़ना है तो खुद पढ़ लो, लेकिन मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ऑडिट इंटर वाले बच्चों को आप मुझसे क्लास लो, किसी से भी क्लास लो, आपको एक बार तो लाइफ में पढ़नी ही चाहिए अच्छे से, ठीक है। आपको इसकी रेलिवेंस फाइनल में जाके समझ में आएगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस चैनल। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे और नाइट, जिस भी टाइम पे आप इस वीडियो को देख रहे हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है जी, बाय बाय।